हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। इस वीडियो में हम एकलव्य मॉडल स्कूल का एक और मॉडल पेपर को हल करेंगे। इस मॉडल पेपर में बिल्कुल वैसे ही प्रश्न हैं जैसे आपके एग्जामों में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आप जो है सबसे पहले वीडियो को जो है रोक दीजिए, फिर प्रश्न को बना करके देखिए, उसके बाद जो है वीडियो को प्ले करके अपने उत्तर की जो है जाँच करना। इस वीडियो में हम 50 रीजनिंग के प्रश्न, 25 गणित के प्रश्न, 10 अंग्रेजी के प्रश्न, 10 हिंदी के प्रश्न और 5 जो है छत्तीसगढ़ी के प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैनल पर एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारियाँ, उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, आपका रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगा, ये सारी जानकारियाँ आपको समय समय पर दी जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। तो इसमें बाईं ओर कौन सा है? इस साइड है बाईं ओर। तो इस साइड पे दिया गया है प्रश्न चित्र और दाईं ओर जो है 4 उत्तर चित्रों, दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। देखिए, समरूप चित्र बोला है, समरूप का मतलब होती है जो उसी के समान हो। यानी कि इस प्रश्न में बोला गया है कि इस साइड पे आपका प्रश्न चित्र दिया है और इस साइड पे 4 उत्तर चित्र दिए हैं। जैसे प्रश्न चित्र पे आकृति है ना, उसी प्रकार का आकृति हमें इस उत्तर चित्र में से चयन करनी है। तो देखिए, जो प्रश्न चित्र में आकृति है इस प्रकार से कौन से उत्तर चित्र में बना हुआ है? तो इस प्रकार से बना हुआ है ऑप्शन नंबर 3 की आकृति। ठीक है, देखिए जो पहली आकृति है इसमें क्या है, यहाँ पास गेप है, देख रहे हो, यहाँ पास जो है गेप है, जबकि उत्तर प्रश्न आकृति में गेप नहीं है। इसलिए जो है आपका पहला वाला होगा गलत। दूसरा वाला ये तो बना ही गलत है, इसमें ऐसे लाइन है, ये वाला होगा गलत। तीसरा वाले में देखिए तो ये जो है प्रश्न आकृति के समान है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा आंसर भी आपका गलत होगा। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी समरूप वाला ही प्रश्न है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी समरूप चित्र वाला ही प्रश्न है। तो सबसे पहले इसको खुद से बनाइए, तब तक वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। तो देखिए जो प्रश्न आकृति है इसी के समान इन चारों में से कौन सी आकृति है। पहले इसको मैं बीच से बांट देता हूँ, ये यहाँ से अलग है, यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है अलग है, यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है अलग है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए कि इन चारों में से इसके समान कौन सी आकृति है। तो इसके समान आकृति है ऑप्शन नंबर 4 की। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो जिस भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है वो बिल्कुल सही है ना। देखिए घर यहाँ पास घर जैसे बना है, यहाँ पास ये बिल्कुल सेम बना हुआ है, ये वाई जैसे यहाँ पास बना हुआ है और ये जो है यहाँ पास बना हुआ है। ठीक है, तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। अपने उत्तर चित्र को दर्शाने के लिए, तो देखना इसमें क्या बोला है, ये आपका प्रश्न चित्र है और इस साइड पे जो है 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। हमें उस चित्र का चयन करना है जिसमें ये प्रश्न चित्र क्या हो, छिपा हुआ हो। ओके, तो जहाँ पास भी ऐसे प्रश्न आती है ना, हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रश्न चित्र में बना हुआ है इसको जो है इन उत्तर चित्र में बना करके देखते हैं। जिस भी उत्तर चित्र में ये जो है बन जाएगा वही आपका उत्तर चित्र होगा। तो चलो भाई इसको बना करके देखते हैं। तो देखिए ये जो पहली आकृति है इसमें अगर हम इसको बना करके देखते हैं तो जो मैं ये लाल रंग में बना रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा प्रश्न चित्र बन पा रहा है, देख रहे हो, यहाँ पास क्या हो रहा है, जो प्रश्न चित्र है वो यहाँ पास ऐसे बन पा रहा है, मतलब कि जो प्रश्न चित्र है वो इस आकृति में छिपा हुआ है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 2 में अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पास जो W बन रहा है, ये देख रहे हो, ये क्या है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधा है इसमें, ये वाला लाइन, जबकि इसमें क्या है, हल्का से टेढ़ा है। आपके प्रश्न में भी हल्का से टेढ़ा है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। इसमें तो बन ही नहीं रहा तो ये होगा गलत, इसमें भी नहीं बन रहा तो ये होगा गलत। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चौथा प्रश्न देखिए, ये भी आपका छिपी हुई आकृति वाला प्रश्न है। तो वीडियो को सबसे पहले यहीं पास रोक दीजिए और सबसे पहले आप जो है उत्तर को खोजिए, उसके बाद जो है वीडियो को प्ले करके अपने उत्तर की जांच करना।
तो देखिए ये है आपका प्रश्न चित्र। हमें खोजना है कि ये प्रश्न चित्र जो है इन चारों आकृति में से किस में छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इन चारों में बना करके देखेंगे, जिसमें भी बन जाएगा वह आपका उत्तर आकृति होगा। देखिए जो पहला ऑप्शन है इसमें जो है इस तरह की कोई भी आकृति नहीं बन रहा, तो ये होगा गलत। इसमें भी इस तरह की कोई भी आकृति नहीं बन रहा, तो ये भी होगा गलत। इसमें देखिए, इसमें बनाने पे यहाँ पर देखिए ऐसे है और ये इस तरह से है, तो इसमें जो है ये वाली आकृति बन पा रहा है, तो ये जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो जिस भी बच्चे ने ये तीसरा नंबर की आकृति को चुना है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न में है, प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र यानी कि वर्ग, वृत्त या त्रिभुज के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है और दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में A, B, C और D से 4 उत्तर चित्र दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ये जो प्रश्न चित्र है इस साइड पे, याद रखना इस साइड पे ना हमेशा प्रश्न चित्र होगा। इस साइड पे जो एक सिंगल आकृति होगा वो हमेशा प्रश्न चित्र होगा, और इस साइड पे जिसके नीचे में 1, 2, 3, 4 या फिर ABCD लिखा होंगे, ये सब के सब आपके उत्तर चित्र होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो प्रश्न चित्र है क्या है, या जो एक ज्यामितीय चित्र है। ज्यामितीय चित्र का मतलब क्या होगा, ये आकृति जो है या तो एक वर्ग होगा, वर्ग आपका इस तरह से होती है डिब्बा जैसे, या तो वह जो है एक वृत्त होगा, वृत्त मतलब कैसे गोला, या तो वह जो है एक त्रिभुज होगा ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो ज्यामितीय चित्र है ना ये आधा बना हुआ है, तो इसका आधा हिस्सा जो है हमें इन 4 उत्तर आकृति में से खोजना है कि कौन से आकृति को जो है इसमें मिला देने पर जो है ये पूरा कंप्लीट एक ज्यामितीय चित्र बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना इस ज्यामितीय चित्र को पूरा कर लेते हैं, इसको बना करके देखते हैं। देखिए इसको मैं पूरा करता हूँ तो ये ऐसे जो है बन जाएगा ऐसे, और ये जो बाहरी वाला जो हिस्सा है ना इसका बाउंड्री वाला, इसको भी जो है बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे, तो ये जो ज्यामितीय चित्र है ये कुछ इस तरह से जो है बनेगा, ये देख रहे हो इस तरह से जो है ये बनेगा। तो ये जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है इसी प्रकार से जो है इसका ज्यामितीय चित्र जो है यहाँ पास आएगा और इसको पूरा करेगा। तो देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है ऑप्शन नंबर 2 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका ज्यामितीय चित्र वाला ही प्रश्न है। तो सबसे पहले वीडियो को यहीं पास रोकिए और इसको जो है हल करिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके अपने उत्तर की जांच करना। तो देखिए इसको मैं जो है पहले पूरा कर लेता हूँ, इसको जो है मैं एक ज्यामितीय चित्र बना लेता हूँ। तो इसको एक ज्यामितीय चित्र बनाने पर ये जो है कुछ इस तरह से बनेगा, देख रहे हो ये लाल रंग के जो बना रहा हूँ मैं, और ये इसका ये बाउंड्री वाला ये ऐसे। तो देखिए इस प्रकार से जो लाल रंग की आकृति बना हुआ है, इस प्रकार से इन चारों में से कौन सी आकृति है, तो इन चारों में से सही होगा ऑप्शन नंबर 2 की आकृति। देखिए पतला वाला है ना, तो इसमें ज़्यादा पतला वाला जो है नहीं आएगा, इसमें जो है ये थोड़ा सा मोटा वाला आएगा, तभी जो है ये क्या होगा एक वर्ग जो है बन पाएगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये वाला कुछ ज़्यादा ही मोटा है, ये बहुत ज़्यादा मोटा है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये बहुत पतला है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये तो यहाँ पास आएगा ही नहीं इसलिए ये गलत होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। इसका एक भाग क्या है, लुप्त है। यहाँ पास का जो भाग है वो क्या है, लुप्त है। दिए गए उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। देखिए हमें क्या करना है, उस उत्तर चित्र का चयन करना है जिसको यहाँ पास रखने पर ये जो चित्र है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए क्या होगा समझिए, यहाँ पास क्या है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है इस साइड पे हल्का से बड़ा त्रिभुज बना हुआ है, वैसे यहाँ क्या होगा, यहाँ पास गोला बना है, इससे हल्का से बड़ा गोला इस साइड पे बनेगा। देखिए इन चारों आकृति में गोला कौन सा है, तो गोला है ऑप्शन नंबर 2। और देखिए जो गोला है ना ये इससे हल्का से बड़ा है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका पैटर्न वाला ही प्रश्न है। तो सबसे पहले जो है आप उत्तर का चयन कर लीजिए, फिर वीडियो को प्ले करके जो है उत्तर की जांच करना। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पास धन दिया हुआ है और इस साइड पे थोड़ा सा बड़ा धन दिया है। यहाँ पास क्या है, त्रिभुज है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पास जो है इससे बड़ा त्रिभुज आएगा। तो देखिए इसमें से सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पास क्या है, इससे ये हल्का से बड़ा त्रिभुज है, ये वाला क्या है इससे छोटा त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर 1 चुना है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास क्या है, 4 आकृति दिए गए हैं, इसमें से 3 आकृति जो है ना वो एक जैसे हैं और एक आकृति जो है वो अलग होगा। तो जो भी आकृति अलग है उसका जो है हमें चयन करना है। तो देखिए भाई, इसमें से 3 आकृति कौन से एक जैसे हैं उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये रस्सी जैसे बना हुआ है, ये कहाँ मुड़ा हुआ है, इस दिशा पे मुड़ा हुआ है, ये ऐसे मुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो है ऐसे घूम रहा है, देख रहे हो ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये जो है ऐसे तीर की दिशा में जो है ऐसे घूम रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो इस दिशा पे मुड़ा हुआ है, मतलब कि जो ऐसे घूम रहा है। जिस दिशा पे ऐसे मुड़ा हुआ मिलेगा ना उसको आपको उसी दिशा में घुमा देना है। इसको देखिए, ये भी इस दिशा पे ऐसे घूम रहा है, देख रहे हो ये ऐसे घूमेगा ये, ठीक। ये कैसे घूमेगा, ये भी इस दिशा पे है, मतलब ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाली आकृति, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, इन तीनों में जो घूम रहा है रस्सी जो है वो एक दिशा पे है, जबकि इसमें जो है रस्सी ये उल्टा दिशा पे घूम रहा है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका भिन्न आकृति होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका भिन्न आकृति वाला है, मतलब कि इसमें जो है जो भिन्न आकृति होगा उसका हमें चयन करना है। तो सबसे पहले आप वीडियो को यहीं पास रोक लीजिए और आप जो है सही उत्तर का चयन कर लीजिए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके अपने उत्तर की जांच करना कि आपने सही चयन किया है या नहीं। तो देखिए इसमें भिन्न क्या होगा समझिए, इसमें जो है भिन्न आपको दिख ही गया होगा। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर गोला दिया है, यहाँ पर ऐसे गुणा का चिन्ह दिया है, यहाँ गोला दिया है, यहाँ भी ऐसे क्रॉस का चिन्ह दिया है, जबकि इसमें जो है केवल गोला बस दिया है, इसमें भी गोला और क्रॉस दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये वाला भिन्न आकृति होगा, क्योंकि इसमें केवल गोला बस दिया हुआ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। तो जिसने भी ये ऑप्शन नंबर 3 को चुना है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास क्या है, देखिए प्रश्न में, प्रश्न चित्र में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। देखिए इसमें क्या है, ये यहाँ से ना अलग है, देख रहे हो लाल रंग पे मैं यहाँ पास लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ से अलग अलग है। तो इसमें क्या है, इस प्रश्न चित्र पे जो है 3 आकृति दिए गए हैं, ये 3 आकृति जो है श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का मतलब है कि एक के बाद एक क्रम, यानी कि पहले आकृति से दूसरा आकृति बना है, फिर दूसरा से तीसरा बना है, और आगे जो है यहाँ पास कैसा बनेगा ये हमें इन चारों उत्तर चित्र में से चयन करनी है। यहाँ पास 4 है, ये लाल रंग जो बना रहा हूँ यहाँ से अलग अलग है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या करनी है, ये बताना है कि यहाँ पास जो है इन चारों में से कौन सी आकृति आएगा जो इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है कि पहले आकृति से ये दूसरा वाला आकृति बना है, दूसरा से ये तीसरे वाला बना है। तो हमें जो है ना पहले इसको समझना है कि पहले से दूसरा कैसे बना है, फिर दूसरा से तीसरा कैसे बना है, और तीसरा से जो है फिर आगे कैसे बनेगा, उसका जो है हमें यहाँ पे चयन करना है। तो समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है, इसमें जो है ना यहाँ पास जो है भरा हुआ है, ये वाला डिब्बा क्या है भरा हुआ है, और यहाँ पर जो है बिंदु है, यहाँ बिंदु है। अगले क्या हुआ है, जो यहाँ पर भरा हुआ था अब जो है ये यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया, देख रहे हो। फिर यहाँ से क्या हुआ, घूम करके यहाँ पास आ गया, यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया इस वाले हिस्से में। तो अगले बार क्या होगा, अगले बार जो है ये घूम करके यहाँ नीचे में आ जाएगा, यहाँ पास। आया बात समझ में, मतलब कि ऐसे गोला रहेगा, वैसे यहाँ पर जो है आपका भरा वाला हिस्सा आ जाएगा ऐसे, और जो बिंदु वाला है वो यहाँ ऐसे आ जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से कौन सा आकृति बना हुआ है, तो इस प्रकार से बना हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पास समझिए, ये जो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो गोला भरा हुआ है ना, एक खाना जो है भरा हुआ है ना, इसके सामने में क्या है, एक बिंदु भी है यहाँ पास। यहाँ देखिए ये वाला खाना भरा हुआ है, इसके सामने में यहाँ पास एक बिंदु है, ये खाना भरा है, इसके सामने में यहाँ पास एक बिंदु है। तो ऐसे देखिए ये खाना जो है भरा हुआ है, इसके सामने में ये वाला बिंदु है, इसलिए जो है हमारा चौथा वाला जो है उत्तर सही होगा। आया समझ में, तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका सेम प्रश्न है। तो आप सबसे पहले जो है वीडियो को यहीं पास रोकिए और इन चारों में से सही उत्तर का चयन करिए, उसके बाद जो है वीडियो को प्ले करके अपने उत्तर की जाँच करना। देखिए क्या हो रहा है समझिए, यहाँ पर जो ये बना हुआ है इसका उल्टा जो है यहाँ पास बना हुआ है, ठीक है। इसका उल्टा क्या है, यहाँ पास बना हुआ है, ये तीर जो है यहाँ पास ऐसे है,
तो यहाँ पास ऐसे हो गया, ये तीर यहाँ पास ऐसे है तो ये तीर जो है ये इस साइड पे ऐसे हो गया। है बात समझ में? यहाँ पास क्या है, इसका उल्टा बना हुआ है, तो वैसे क्या होगा, जो यहाँ पास बना हुआ है उसका उल्टा फिर से यहाँ बन जाएगा। इसका उल्टा कैसे बनेगा, तीर इस साइड पे है ये बन जाएगा इस साइड पे, जो इस साइड पे है ये बन जाएगा इस साइड पे, जो यहाँ ऊपर पे है इस साइड पे ये बन जाएगा इस साइड पे ऐसे, और इस साइड पे ऐसे। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है ऑप्शन नंबर 4 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब समझिए इसमें क्या बोला है। इसमें बोला गया है कि इसमें 2 सेट दिए गए हैं प्रश्नों के, एक सेट आपका ये दोनों को मिला करके और एक सेट ये दोनों को मिला करके। इसमें देखिए यहाँ पास ने जो 2 बिंदु दिए हैं, यहाँ भी 2 बिंदु दिए हैं और यहाँ पास एक 4 बिंदु है। इसका मतलब क्या होती है समझिए, इसका मतलब सिंपल सा ये होती है कि जो पहली आकृति है और जो दूसरी आकृति है इन दोनों में कुछ न कुछ संबंध है, यानी कि पहले आकृति से आपका ये दूसरा आकृति जो है बना है। ठीक है, बिंदु का मतलब क्या है, ये बिंदु देखोगे ना आप यहाँ पास कहीं पास भी तो समझ जाना कि पहले और दूसरे में जो है कुछ संबंध है। ये 4 बिंदु का मतलब होती है बराबर, यानी कि इसी प्रकार का संबंध जो है आपका तीसरे और चौथे आकृति में भी होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि पहले से ये दूसरा आकृति जो है कैसे बना है, ठीक उसी प्रकार से इस तीसरा से जो है चौथे आकृति भी जो है बनेगा। तो समझिए यहाँ पास पहले से दूसरा कैसे बना है, तो ये जो आकृति है ना इसका उल्टा जो है इस साइड पे बना हुआ है, जो ऐसे है इसको घुमा दिया गया है इस साइड पे, इसका उल्टा जो है बन गया है, ये ऐसे है। ठीक है, तो इस साइड पे क्या किया गया है, इसको ऐसे उल्टा बना दिया गया है, ये इस तरह से देख रहे हैं, ये ऐसे जस्ट जो इस साइड में था इसको जो है इस साइड पे बना दिया गया है, ये वाला आपका यहीं पास है। तो वैसे ही देखिए जो यहाँ पास आकृति बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है, इसका उल्टा कैसे बनेगा, जो इस साइड पे है इसको वैसी का वैसी ही रहने देंगे, इस साइड वाले को इस साइड पे बना देंगे, तो इसका जो है उल्टा ऐसे बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो इस तरह से बना हुआ है ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम प्रश्न है। तो चलो भाई आप जो है वीडियो को यहीं पास रोकिए और बताइए कि इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पास देखिए क्या हो रहा है, ये पहली आकृति है, यहाँ से दूसरी आकृति कैसे बना है, ये गोला है, इसके बाहर एक और गोला बन गया है। वैसे यहाँ पास क्या होगा, ये जो है छोटा चतुर्भुज है, इसके बाहर क्या होगा, एक बड़ा चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसमें जो है एक ऐसे रहेगा और एक जो है ऐसे रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हल्का से मिस्टेक हुआ है, ये डिब्बा जो है ना इसके बीचों बीच में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है ये हल्का से टेढ़ा हो गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है एक ऐसे छोटा बनेगा चतुर्भुज और एक जो है ऐसे बड़ा वाला बनेगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो इसमें जो ये जो एक्स वाई दिया हुआ है ना, ये ऐसे लाइन ये क्या है, ये जो है दर्पण को बताती है। ये दर्पण जो है इसके सामने में ऐसे है, तो इसका हम दर्पण प्रतिबिंब जो है बना लेते हैं। तो देखिए इसमें जो टी है ना इस साइड पे, ये जो है सबसे आगे साइड पे आ जाएगा। तो टी का जो है कैसे बनेगा, टी का टी जैसे ही बनेगा। एन का जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब ये ऐसे बन जाएगा इस तरह से। ए का ए जैसे ही बनेगा, आई का आई जैसे ही बनेगा, डी का इस तरह से बन जाएगा डी, ए आपका ए जैसे ही बनेगा, आर जो है ये ऐसे बन जाएगा। देखिए इस तरह से दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है, तो इस तरह से जो है हमारा दर्पण प्रतिबिंब बना हुआ है ऑप्शन नंबर 2। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये जो अक्षर वाले हैं ना इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये मैं दूसरे ये जो मेरा रीजनिंग वाला वीडियो है दर्पण प्रतिबिंब वाला, उसमें मैं अच्छे ढंग से समझाया हूँ, तो उस वीडियो को जो है एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला ही प्रश्न है। तो चलो भाई इसका जो है आप वीडियो को यहीं पास रोक करके अपने मन से जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाइए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए इसमें जो 6 है, ये 6 जो है आपका ऐसे बन जाएगा उल्टा साइड पे। 9 है, ये 9 जो है ऐसे बन जाएगा। 5 है, ये 5 आपका इस तरह से बन जाएगा। जो 7 है, ये 7 आपका इस तरह से बन जाएगा। 4 है,
ये 4 आपका इस तरह से बन जाएगा, जो 2 है ये 2 आपका इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 2 की आकृति। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है ना ये प्रश्न जो है कागज़ मोड़ने और खोलने वाला प्रश्न है। समझिए इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पास ऐसे एक कागज़ है, ऐसे चौकोर क्या है कागज़ है, इस कागज़ को बीच से यहाँ से जो है इस दिशा पे मोड़ दिया गया बीचों बीच। फिर इस दिशा पे बीचों बीच मोड़ने के बाद जो है कागज़ ऐसे मुड़ जाएगा इतना हिस्सा में। इतने हिस्सा मुड़ने के बाद कागज़ को फिर से ना यहाँ से ये जो लाल रंग में बनाया हूँ इससे ऐसे ऊपर की ओर जो है कागज़ को फिर मोड़ दिया गया है, ऐसे ऊपर की ओर। अब ऐसे मोड़ने के बाद ना कागज़ को जो है यहाँ से ऐसे काट दिया गया है, ये देख रहे हो, ऐसे जो है कागज़ को काट दिया गया। ठीक है, अब ऐसे काटने के बाद जब कागज़ को जब हम वापस खोलेंगे तब हमें किस तरह की आकृति इन चारों में से प्राप्त होगी वो जो है हमें बताना है। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, कागज़ को आखिरी बार जहाँ पास मोड़े रहते हैं ना, यहाँ पास से मोड़े हैं तो यहाँ पास हम मान के चलेंगे कि यहाँ पास क्या है, एक दर्पण है और इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बना देंगे। तो इसका प्रतिबिंब इस साइड पे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे इस तरह से बन जाएगा। देख रहे हो, ये लाल रंग में बनाया हूँ, इस तरह से जो है इसका प्रतिबिंब यहाँ पास ऐसे बन जाएगा। ठीक, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, यानी कि इतना हिस्सा जो है खुल गया। अब इतना हिस्सा खुल गया, अब यहाँ पास जो है यहाँ पास से खोलेंगे इसको वापस, तो यहाँ पास जो है हम दर्पण मान के चलेंगे और इसका प्रतिबिंब इस साइड पे बना देंगे। तो जब इन दोनों का प्रतिबिंब इस साइड पे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पास जो है इस तरह से बन जाएगा और इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पास इस तरह से बन जाएगा। देख रहे हो, इस तरह से। तो देखिए इस प्रकार से इन चारों में से कौन सी आकृति है, तो इस प्रकार से है ऑप्शन नंबर 4 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन। ये भी कागज़ मोड़ने और खोलने वाला प्रश्न है। यहाँ पास क्या किया गया है, इस कागज़ को जो है मोड़ करके ऐसे मोड़ करके इतना हिस्सा में मोड़ करके, देख रहे हो जो लाल रंग की जो बनाया हूँ, इतना मोड़ करके इसको ऐसे काट दिया गया है, ऐसे इसको काट दिया गया है। ठीक है, तो जब इसको हम वापस खोलेंगे तो इन चारों में से किस प्रकार से दिखेगा ये हमें बताना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पास जो है यहाँ से मोड़े हैं आखिरी बार में, तो यहाँ पास जो है हम इस पर दर्पण मान के चलेंगे और इसका प्रतिबिंब इस साइड पे बनाएंगे। तो जब इसका प्रतिबिंब इस साइड पे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसका जो है ये ऐसे बन जाएगा प्रतिबिंब, और ये जो लाइन है ये लाइन जो है यहाँ पास ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इतना हिस्सा जो है इसका खुल गया, इतना हिस्सा खुल गया, तो अब यहाँ पास जो है इसमें दर्पण मान के चलेंगे और जो नीचे साइड पे बना हुआ है आकृति इसको ऊपर साइड पे बनाएंगे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे, ऊपर साइड पे। तो ऊपर साइड पे जो है ये कैसे बन जाएगा, यहाँ पास ऐसे है, ये ऐसे, तो ऐसे बन गया, देख रहे हो, ऐसे जो है बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ऐसे लाइन आया हुआ है तो लाइन यहाँ से ऐसे आ जाएगा और यहाँ से लाइन ऐसे आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो इस तरीके से बना हुआ है ऑप्शन नंबर 4 की आकृति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास है कि उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकती है। यानी कि इन टुकड़ों की सहायता से इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, इन टुकड़ों को जो है हम नंबर दे देते हैं, आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6 नंबर। तो देखिए इसमें जो है ना ऐसे ये 6 भुजाएँ हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, जब इसमें 6 भुजा दिया हुआ है तो हमें ऐसी आकृति को खोलना है जिसमें 6 भुजा हो। देखिए जो पहली आकृति है इसमें कितना भुजा है, 1 2 3 भुजा है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। इसमें कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 भुजा है, तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। इसमें कितना भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, तो ये होगा आपका सही उत्तर। इसमें 6 भुजा है तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका सेम प्रश्न है। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको जो है ना हम नंबर दे देंगे। ये आपका 1 नंबर की आकृति, ये 2 नंबर की, ये 3 नंबर की और ये 4 नंबर की। अब इन सारे टुकड़ों को जो है इसमें खोज करके देखेंगे, जिसमें भी ये सारे टुकड़े मौजूद होंगे वो आपका सही उत्तर होगा। देखिए इसमें आपका पहला नंबर की आकृति नहीं है तो ये हो जाएगा गलत। इसमें देखिए ये वाला है आपका पहले नंबर की आकृति, ये वाला हो जाएगा आपका दूसरे नंबर की आकृति। इसमें देखिए ये है आपका पहले नंबर की आकृति, ये जो छोटा सा है ये आपका दूसरे नंबर की आकृति हो गया।
जो ये वाला है, ये वाला, ये आपका दूसरे नंबर की आकृति हो गया, और जो ये वाला हिस्सा है इतना, ये वाला, ये आपका तीसरे नंबर की आकृति हो गया, और जो ये छोटा सा बच गया है ये वाला, ये आपका चौथे नंबर की आकृति हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो ये आपका सही उत्तर होगा। इसके अलावा हम बाकी में भी चेक कर लेते हैं क्या बाकी में मौजूद है क्या। तो देखिए, इसमें आपका नंबर 1 की आकृति मौजूद नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। इसमें भी आपका नंबर 1 की आकृति मौजूद नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान में उपयुक्त शब्दों का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पास क्या है, ऐसे 2 बिंदु वाले आ गए, फिर से यहाँ 4 बिंदु, यहाँ 2 बिंदु। तो मैं आपको क्या बताया था, इस पहले और दूसरे में क्या होगा, एक कुछ ना कुछ संबंध होगा। उसी प्रकार का संबंध इस तीसरे और इस खाली जगह के लिए होगा, है ना। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि इस पहले और दूसरे में क्या संबंध है। यहाँ दी है लेख, यहाँ दी है लेखक। मतलब क्या है कि लेख कौन लिखता है, तो लेख लिखता है लेखक। वैसे सैनिक क्या करेगा, तो सैनिक का काम क्या है, इन चारों में से सैनिक का काम लड़ाई लड़ना। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लड़ाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पास जो आगे में क्या संख्या आएगी वो हमें बताना है। तो जहाँ पास भी आपका ऐसे ABCD वाले प्रश्न होते हैं, वहाँ पास आपको सबसे पहले ABCD जो है पूरे जेड तक लिख लेना है। इस तरीके से ABCD लिखने के बाद क्या करना है, अब देखिए यहाँ लिया है NOA को, N को लिया है, फिर लिया है O को, ठीक है, और लिया है A को। किसको लिया है, A को। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसको, N को लिया है, O को लिया है और लिया है A को। ठीक है, ये A को। अब देखिए इस दूसरे नंबर पे क्या क्या लिया है, तो दूसरे नंबर पे जो है लिया हुआ है P लिया है, Q लिया है। इसके बाद क्या लिया है, P को लिया है, Q को लिया है, इन दोनों को लिया है साथ में, और एक अलग लिया है B को, इस वाले को। वैसे R और S को, P Q के बाद R S को लिया है इन दोनों को, और एक लिया है C को यहाँ से। ठीक है, तो आगे क्या होगा, R S के बाद T और U को लेंगे, और साथ में यहाँ से जो है एक D को भी लेंगे। आया बात समझ में। तो यहाँ पास आ जाएगा T और U, और यहाँ आएगा D। देखिए हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपको ऐसे ABCD को लिख करके इसे हल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास है एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं, शिखर मतलब कि ऊपर, मतलब कि जो एक खिलाड़ी है उसका स्थान क्या है, ऐसे जो है लाइन से ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसे मान के लो, ऐसे क्या है, ऐसे बैठे हुए हैं। तो ऊपर साइड से ना एक खिलाड़ी का स्थान जो है ये 8वें नंबर पर है, तथा नीचे से, और नीचे साइड से जो है इस खिलाड़ी का स्थान कितना नंबर पर है, 84 नंबर पर है। आया बात समझ में। तो प्रतियोगिता में कुल कितने खिलाड़ी हैं ये हमें निकालना है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होती है ना, हम क्या करेंगे, इस 8 को और इस 84 को जोड़ देंगे। 8 को और इस 84 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 8 और 1 9, ये आ गया 92। ठीक है, 92 आया। अब 92 आने के बाद इसमें क्या करेंगे, एक जो है घटा देंगे। जो भी उत्तर आएगा वहाँ से एक घटा देंगे, तो यहाँ आएगा 1 और 9 यानी कि 91। तो इस प्रतियोगिता में कुल कितने खिलाड़ी हैं, तो कुल जो है 91 खिलाड़ी होंगे। ऐसे जो है हम इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, जो ऊपर से स्थान है और जो नीचे से स्थान है उसको जोड़ देंगे, फिर उसमें से जो है एक को घटा देंगे। ठीक है, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न अंकों में भिन्न अंक कौन सा है। भिन्न का मतलब है कि अलग, इन चारों में से अलग अंक कौन सा है ये हमें पहचान करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 20 दिया है, 30 दिया है और 22 दिया है, ये क्या है, ये तीनों जो है आपके सम संख्या है। क्या संख्या है, सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से भाग जाती है, या जिसके आखिरी में कहेंगे हम 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। इनके आखिरी में क्या है, 2 है, 0 है, 0 है। और ये जो 15 है ये आपका विषम संख्या है। ये क्या है, अकेला विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके आखिरी में क्या क्या हो, जिसके आखिरी में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, उसको हम विषम संख्या कहते हैं, या 9 हो, इसको हम विषम संख्या कहते हैं। जिसके आखिरी में जो है 5 है और बाकी 3 संख्या क्या है, सम संख्या है। तो आपका ये हो जाएगा विषम संख्या, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
रिक्त स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। फिर से यहाँ पास अंग्रेजी वाला प्रश्न आ गया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ABCD जो है लिख लेना है। ठीक है, ABCD लिखने के बाद जो यहाँ पास ये अक्षर लिखा है ट्रेन, ये भी आपको यहाँ पास जो है लिख लेना है, इसको दूर दूर में ये इस तरह से। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद ट्रेन को सांकेतिक भाषा में क्या कहा जाता है वो भी आपको यहाँ पर जो है लिख लेना है, ये ऐसे। और जिसका आपको उत्तर निकालना है उसको भी यहाँ पर जो है लिख लेना है, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद क्या करना है, अब आपको चेक करना है। क्या चेक करना है भाई, देखिए T से Y कैसे बना, ये T है। T से Y कैसे बना, तो T में जो है अगर हम 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे तो आपका Y बन जाएगा, है ना। तो T में कितना जोड़ रहे हैं, 5, तो हमारा बन गया Y। वैसे देखिए R है, R में कितना जोड़ने पर Y बनेगा, यहाँ पास है R, तो R में हम 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 7, तो बन जाएगा आपका Y। वैसे A है, A से J कैसे बनेगा, तो A में हम कितना जोड़ेंगे तो हमारा J बन जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें जो है 9 जोड़ने पर हमारा बन जाएगा J। अब देखिए I से T कैसे बनेगा, यहाँ पास है आपका I, इस I से T कैसे बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पास जो है 11 जोड़ने पर T बन जाएगा। वैसे N से A कैसे बनेगा, तो N से ना हम A के लिए इस साइड पे नहीं गिनेंगे बल्कि इस साइड पे गिनेंगे, आगे गिनेंगे। चलो गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब Z के बाद क्या आ जाएगा, आपका 13वां नंबर पे A आएगा। ठीक है, तो ये जो है Z के बाद आएगा 13 नंबर पे A, तो यहाँ पास कितना जोड़ है, इसमें 13 जोड़ने पर आएगा A। आया बात समझ में। तो यहाँ पर जो पैटर्न है ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इस पैटर्न से जो है हमारा ये सांकेतिक भाषा बना है। सेम इसी प्रकार से हमें यहाँ भी करना है, इसमें 5 जोड़ेंगे, फिर इसमें जो है 7 जोड़ेंगे, इसमें 9 जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे 11, इसमें जोड़ेंगे 13 और 13 के बाद इसमें जोड़ेंगे 15। तो चलो भाई बनाते हैं। आप देखिए F में जोड़ेंगे 5, तो कितना आएगा, F के बाद 5 जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5, तो आएगा आपका K, यहाँ जाएगा K। I है, I में कितना जोड़ेंगे 7, I कहाँ पास है, I है आपका यहाँ पास, I में जोड़ते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आएगा P, यहाँ आ जाएगा P। G में जोड़ेंगे 9, ये है G, इसमें जोड़ते हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका आएगा P। ठीक है, U में जोड़ेंगे 11, यहाँ पास है U, इसमें जोड़ते हैं 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपका आएगा F। R में जोड़ेंगे 13, यहाँ पास है R, इसमें जोड़ते हैं 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आपका आएगा E। और E में जोड़ेंगे 15, तो कितना आएगा, यहाँ पास E है, इसमें जोड़ते हैं 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आपका आएगा T। देखिए यहाँ पास मिल गया ये वाला अक्षर। तो इस प्रकार से कौन सा लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा है ऑप्शन नंबर C। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो है हमें दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा वो जो है बनाना है। तो चलो भाई बनाते हैं दर्पण प्रतिबिंब। देखिए ये जो पानीपत लिखाया है इसमें क्या होगा, T जो है आपका उल्टा साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे, तो T जो है इस साइड पे ऐसे बन जाएगा। A है आपका ऐसे, तो A जो है ये इस तरह से बन जाएगा। P है, ये P आपका ऐसे बन जाएगा। I है, I आपका I जैसे ही रहेगा। N आपका ये उल्टा बन जाएगा, N इस तरह से। A है, ये आपका फिर से उल्टा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा A, और P जो है ये ऐसे बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सा लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर C। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि जिस भी आकृति में, समझिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जिस भी आकृति में ऐसी चित्र बनती है, ठीक है, ऐसे है, इसमें कितने खाने बन रहे हैं, एक खाना ये, एक खाना दो, तो इसमें कितने बनेंगे त्रिभुज, इसमें बनेंगे 1 + 2 यानी कि 3 त्रिभुज। वैसे ही अगर जो है ऐसे है, यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ 2 खाने बन गए, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, एक खाना ये, 2 और 3। इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, 1 + 2
प्लस 3, तो इसमें कितने बनेंगे 3 2 5 और 1 6, तो इसमें बनेंगे आपका 6 त्रिभुज। ठीक है, हम जो है ना इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है इसको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पास जो मैं इस वाले त्रिभुज को ले रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, जो बना रहा हूँ ये लाल रंग पे, इसको देखिए यहाँ पास ऐसे बना हुआ है और बीच से ऐसे आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितने बन, ये जो है आपका इस तरह से बन रहा है, ये देख रहे हो, ये ऐसे। तो जब ऐसे बन रहा है तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 1 2, यानी कि इसमें 1 + 2 यानी कि यहाँ से बनेंगे 3 त्रिभुज बनेंगे। इसके बाद देखना, अब मैं दूसरे रंग जो है ले रहा हूँ, ये वाला रंग लेता हूँ। इसमें देखिए यहाँ से जो मैं ये बना रहा हूँ, इस वाले को ध्यान दीजिए, ये वाला आपका, ये वाला यहाँ से और ये वाला यहाँ से, ये देखिए ऐसे है। ठीक है, तो ये त्रिभुज जो है ना कुछ इस तरह से जो है बन रहा है ऐसे, और यहाँ से जो है ये 2 खाने बन रहे हैं। तो एक खाना आपका ये हो गया और एक खाना ये हो गया, यहाँ 2 खाने बन रहे हैं। 2 का मतलब कितना बनेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से ही बनेंगे आपके 3 त्रिभुज। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। ये यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा 3 त्रिभुज बन गए। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो मैं पीला रंग पे बना रहा हूँ, इस वाले को देखिए, ये यहाँ तक जा रहा है, ये आपका यहाँ से ऐसे, और ये वाला को देखिए ऐसे ऐसे। ठीक है, इसमें कितना बन रहा है, इसको मैं दूसरे रंग पे बनाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज जो है कुछ ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे बना हुआ है, देख रहे हो, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इसमें एक लाइन यहाँ से ऐसे है, एक लाइन यहाँ से ऐसे है, इस तरह से है। तो इसमें कितने खाने बन रहे हैं, 1 ये, 2 ये, 3 ये। ठीक है, तो इसका कितना बनेंगे, इसका बनेगा 6। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो ये वाला खाना है, ये वाला खाना, ठीक है, ये वाला हिस्सा, यानी कि जो इसमें का ये वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और ये जो मैं लाल रंग पे बनाया हूँ आपका ये वाला हिस्सा, ये जो लाल रंग पे जो बना रहा हूँ अभी, ये वाला हिस्सा, इसमें देखिए जो लाल वाला बना रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है, और एक कौन सा बनाया था मैं, ये वाला, एक जो ये वाला है इसमें का, इतना और ये वाला। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपका 2 त्रिभुज जो है इसमें काउंट हो चुका है पहले से। तो इसमें क्या करेंगे, 2 जो है यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, आया बात समझ में। ठीक, तो जब ये ऐसे बना हुआ है, इसमें से 2 क्या है आपका, ये लाल वाला जो है एक तो गिना चुका है इस वाले आकृति में, और दूसरा जो ये वाला है ये गिना चुका है इस वाले आकृति में, इतना जो है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, 2 जो है माइनस कर देंगे। आया बात सबको समझ में। अब देखिए हमारा एक इसमें और बच गया है, एक कौन सा बच गया है, ये वाला बच गया है, ये देख रहे होंगे। यहाँ से जो ये बना रहा हूँ हरा रंग पे, ये वाला त्रिभुज, इसमें क्या है, ये वाला त्रिभुज जो है बच गया है। अब देखिए यहाँ पास क्या है, ये त्रिभुज जो है हरा रंग पे है, वो इस तरह से बना हुआ है ऐसे। ठीक है, यहाँ से एक लाइन यहाँ पास आया हुआ है और एक लाइन यहाँ से ऐसे आया हुआ है। इसमें भी कितने बन रहे हैं खाने, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। तो यहाँ से कितने त्रिभुज बन जाएंगे, यहाँ से बन जाएंगे 1 + 2 + 3 यानी कि 6। ठीक है, लेकिन ये 6 बने हैं, इसमें से देखिए जो आपके इसमें से ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये पहले से ही गिनाया जा चुका है ना। तो क्या करेंगे, इसमें से 1 जो है माइनस कर देंगे। आया बात समझ में, इसमें से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब जो है इन सब को हम आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पास से 3 बन रहा है, यहाँ से भी 3 बन रहा है, यहाँ से 6 में घटाएंगे 2 तो आ जाएगा 4, और 6 में घटाएंगे 1 तो आ जाएगा 5। इन सबको जोड़ देते हैं, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो यहाँ पास जो है कितने बन गए, यहाँ पास बन गए 15 त्रिभुज। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 15। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम त्रिभुज को गिनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुचित जोड़ी का चयन करें, यानी कि हमें ऐसे जोड़ी का चयन करना है जो अनुचित हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है घृणा नफरत, यानी कि घृणा का उल्टा क्या होती है, नफरत होती है। ठीक है, अमीर का उल्टा गरीब होती है, जय का उल्टा विजय होती है, आरंभ का उल्टा प्रारंभ होती है। तो यहाँ देखिए घृणा का उल्टा दिया है नफरत, अमीर का उल्टा गरीब, जय का उल्टा विजय, जबकि जो आरंभ है, आरंभ का मतलब ही क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ जो है हमें उल्टा दिया हुआ है ना, ये हमें सीधा दिया है, मतलब इसका जो है हमें पर्यायवाची दिया हुआ है।
तो ये होगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में भिन्न शब्द का चयन करना। भिन्न का मतलब कि जो अलग है उसका हमें चयन करनी है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है नदी, तालाब, झील, कुआं। देखिए तालाब क्या है, तालाब जो है ऐसे होती है ना, बड़ा सा ऐसे पानी जो है स्थिर रहता है। वैसे कुआं है, कुआं आपका ऐसे रहती है, इसमें क्या रहता है, पानी जो है स्थिर रहता है, ये जो है बह नहीं सकता, तालाब का पानी भी बह नहीं सकता। झील मतलब कि एक बड़ा सा बांध टाइप का, इसमें का पानी भी क्या होता है, नहीं बह सकता है ना, ऐसे बांध बना हुआ है मान चलो, है ना, जिसका पानी क्या होगा, नहीं बह सकता है ना। या फिर बड़ा सा जो तालाब होती है तो उसी को झील कहा जाता है। जो छोटा मात्रा में होती है उसको क्या कहते हैं, उसको तालाब कहते हैं, और जो बहुत बड़ा होती है उसको झील कहा जाता है। तो झील का पानी होती है वो भी क्या होती है, नहीं बह सकता। तो ये तीन चीज़ का पानी जो है वह नहीं बहता, जबकि नदी का पानी क्या होता है, वो जो है लगातार बहते रहता है। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा भिन्न शब्द। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला को पूरे करें। यहाँ पास जो है आगे क्या चीज़ आएगा ये हमें पता लगाना है। इसको हल करते हैं। यहाँ दिया है 2, 6, 12, 20, 30। ठीक है, इसके आगे क्या आएगा ये हमें पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से 6 कैसे बना है पहले ये देख लेते हैं। तो 6 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा, 4। यानी कि 2 में 4 जोड़ने पर आएगा 6। ठीक है, 2 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। वैसे 12 में जो है 6 को घटा करके देखते हैं कितना आएगा, 6। यानी कि 6 में जो है हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, वैसे 20 में से 12 को जो है घटा करके देखते हैं तो आ गया 8। यानी कि 12 में जो है हम 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 20। ठीक है, 30 में घटाएंगे 20 तो आ जाएगा 10। तो 20 में हम 10 जोड़ेंगे तो आएगा 30। ठीक है, तो अब 30 में कितना जोड़ेंगे आगे, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 जोड़े पहले, 4 के बाद 6 जोड़े, 6 के बाद 8, फिर 10। तो आगे क्या जोड़ेंगे, आगे जोड़ेंगे 12। तो जब 30 में जोड़ेंगे 12 तो कितना आएगा भाई, 30 में जोड़ते हैं 12 तो आ जाएगा 2, 3 और 1 4। तो यहाँ आ जाएगा 42। क्या आएगा, 42। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 42। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है दिशा वाला प्रश्न आ गया। तो जहाँ भी दिशा वाला प्रश्न आएगा आपको सबसे पहले दिशा बना लेनी है ऐसे करके। ठीक है, ऊपर की ओर होता है उत्तर दिशा, नीचे होता है दक्षिण, इस साइड पे होता है पूर्व, इस साइड पे होता है पश्चिम। अब देखिए क्या बोला है, कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया। आपको क्या करना है, यहाँ बनाना है कृष्णा को, ये पूर्व की ओर मतलब कि इस दिशा पे ऐसे 10 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक गया 10 किलोमीटर। फिर क्या बोला है, वहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया। अब यहाँ तक आया, यहाँ से क्या किया, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया। तो यहाँ से पश्चिम की ओर मतलब कि इस साइड पे आएगा पश्चिम, यानी कि यहाँ से जो है चल करके वापस यहाँ आ गया। कहाँ पास आ गया, यहाँ पास आ गया 6 किलोमीटर, लगभग यहीं पास में होगा, है ना। अब क्या बोला है, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अब यहाँ से क्या कर रहा है, ये 3 किलोमीटर ऐसे उत्तर की ओर जो है जा रहा है। यह है आपका 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहाँ पहुँच गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब देखिए ये जो है अपने प्रारंभिक स्थान से कहाँ पास है, यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से किस दिशा पे है, यहाँ से जो है इस दिशा पे है। इस दिशा को क्या बोलते हैं, तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट किया था, तो देखिए ये ऊपर साइड पे होगा उत्तर दिशा, इस साइड पे होगा पूर्व दिशा, इस साइड पे होगा दक्षिण दिशा और इस साइड पे होगा पश्चिम दिशा। तो जो भी दिशा उत्तर और पूर्व के बीच में होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उत्तर पूर्व दिशा। तो आपका सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व दिशा आएगा, क्योंकि वह जो है यहाँ पास है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर पूर्व दिशा होगा। तो ऐसे जो है हम हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बी डी की माँ है। ये आपका बी है, ये क्या है, डी की माँ है। ठीक है, इसकी माँ है। सी डी का भाई है। सी क्या है, इस डी का भाई है। ये आपका सी है, ये डी का क्या है, भाई है। जबकि एच जो है ई की बेटी है, यहाँ बनाते हैं ई, ये क्या है, एच इसकी बेटी है, ये बेटी है एच। जबकि डी ई की पत्नी है। ये डी जो है ये क्या है, ई की पत्नी है। ये डी है, ये ई की क्या है, पत्नी है, ये पत्नी है। ठीक है, तो ई का सी से क्या संबंध है, जो ई है इसका सी से क्या संबंध है, मतलब कि सी जो है ई को क्या कहेगा ये हमें बताना है। तो देखिए डी क्या है, सी। तो देखिए ये जो सी है ये डी का भाई है, यानी कि डी क्या होगी, इसकी बहन होगी। ठीक है, अब बहन जो है इसकी, ये ई की क्या है, पत्नी है। इसको क्या कहेगा, इसको जो है कहेगा बहनोई। क्या कहेगा, बहनोई। बहन के पति को क्या कहेंगे, बहनोई कहते हैं। ठीक है,
इसका पति होगा, तो बहन का जो पति होता है उसको क्या कहा जाता है, बहनोई कहा जाता है। तो यहाँ पास आएगा बहनोई। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बहनोई। अगला देखिए, निम्न को सही क्रम में चयन कीजिए। मतलब कि हमें ये बताना है कि इन चारों में से सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसमें से सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बीज, क्योंकि जब हम बीज लगाएंगे तो उससे क्या बनेगा, बीज से बनेगा पौधा। ठीक है, बीज से बनेगा पौधा, फिर पौधा से बनेगा आपका पेड़, और पेड़ से क्या बनेगा, पेड़ से बनेगा लकड़ी। ठीक है, पेड़ से हमें मिलेगा लकड़ी, और लकड़ी से बनेगा कुर्सी। देखिए, बीज कितने नंबर पर, बीज है 4 नंबर पर, पौधा है 5 नंबर पर, पेड़ है 2 नंबर पर, लकड़ी है 3 नंबर पर, कुर्सी है 1 नंबर पर। तो इस प्रकार से कौन सा क्रम है, तो इस प्रकार से क्रम है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बल्ला को रैकेट, रैकेट को फुटबॉल, फुटबॉल को शटल, शटल को लूडो कहा जाए तो क्रिकेट किससे खेला जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, आपको क्या करनी है, एक साइड पे लिखना है वाक्य। क्या लिखना है, वाक्य लिखना है, और एक साइड पे लिखना है सांकेतिक। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करनी है, जो इसमें सांकेतिक भाषा दिया है उसको लिखना है। जैसे बल्ला को क्या कहते हैं, रैकेट, तो एक साइड पे लिख लो बल्ला, और बल्ला को क्या कह रहे हैं, रैकेट कहते हैं। ठीक है, दूसरा है फुटबॉल को, सॉरी रैकेट को क्या कहते हैं, फुटबॉल, तो यहाँ लिख लो रैकेट, और रैकेट को क्या कहा जाता है, फुटबॉल कहते हैं। तो इस साइड पे लिख लो फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल को कहा जाता है शटल, तो यहाँ लिख लो भाई फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल, फुटबॉल को क्या कहते हैं, फुटबॉल को कहते हैं शटल। ठीक है, और शटल को कहते हैं लूडो, और जो आपका शटल है, इस शटल को क्या कहा जाता है, शटल को कहते हैं लूडो। तो क्रिकेट किससे खेला जाएगा, तो बताइए भाई क्रिकेट किससे खेलते हैं। तो हम तो जानते हैं कि जो क्रिकेट है वो बल्ला से खेलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पास ना बल्ला को नहीं पूछा है, यहाँ पास जो है बल्ला को सांकेतिक भाषा में क्या कहेंगे वो पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इस बल्ला को जो है ना इस वाक्य के साइड वाले में खोजना है कि बल्ला कहाँ पास है। ये देखिए, बल्ला जो है यहाँ पास है। अब इस बल्ला को जो है सांकेतिक भाषा में क्या कहते हैं, ये आपका उत्तर होगा। तो बल्ला को सांकेतिक भाषा में कहते हैं रैकेट। तो आपका सही उत्तर होगा रैकेट। आया सबको समझ में। तो जहाँ पास भी इस तरह का प्रश्न होना, इसको ऐसे ही बनाना है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा। अब देखो 19 तारीख से पहले बोल रहा है, यानी कि 19 तारीख से पहले क्या होगा, 18 तारीख होगा। तो यहाँ पास जो है 18 तारीख की बात कर रहा है कि 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो जहाँ पास भी इस तरह का प्रश्न हो, आपको क्या करनी है, हमें निकालना है 18 तारीख। तो 18 में से ना इस 2 को पहले घटा देना, जो 2 तारीख दिया हुआ इसको पहले घटा देना। तो कितना आएगा, 8 में घटाएंगे 2 तो आएगा 6, यहाँ 1, यहाँ आ गया 16। ठीक है, अब ये 16 आएगा ना, ये आपका पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में क्या किया, घटा देंगे, जो भी तारीख निकालना है उससे जो पहले का तारीख दिया है उसको घटा देंगे। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे ना, ये जो 16 है इसको 7 से कर देंगे भाग। 7 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं, इसलिए क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे। इसको 7 से भाग करने पर कितना आएगा, 7 दूनी 14 आएगा। घटाएंगे, 6 में घटाएंगे 4 तो आएगा 2, 1 में घटाएंगे 1 तो आएगा 0। अब देखिए ये क्या है, ये 2 जो है इसका शेषफल है। 2 क्या है, शेषफल है। ठीक है, अब ये 2 जो है आपका शेषफल है। अब देखिए सारा खेलना यही शेषफल पर है। अब देखिए 2 तारीख है ना, 2 तारीख को क्या पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है। तो आपको ऐसे लिख देना है 2 तारीख को रविवार पड़ रहा है। अब इस रविवार में क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है 2, इसको जोड़ देंगे, यानी कि इसमें 2 जो है 2 दिन जोड़ देंगे। तो रविवार में 2 दिन जोड़ने पर क्या आएगा, सोमवार मंगलवार आ जाएगा। ये आ जाएगा मंगलवार, क्या आएगा, मंगलवार आ जाएगा। यानी कि जो आपका 18 तारीख होगा, 18 तारीख को क्या पड़ेगा, 18 तारीख को पड़ने वाला है आपका मंगलवार। ठीक है, आया समझ में। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मंगलवार। तो इस तरीके से जो है ना इस टाइप के प्रश्न को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बंद पड़ी घड़ी एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कितनी बार सही समय बताती है। अब देखिए जैसे कि घड़ी है, ठीक है,
यहाँ पास होती है 12, यहाँ होती है 3, यहाँ होती है 6, यहाँ होती है 9। ठीक है, इसके बीच में 2-2 कांटे और होते हैं, ये ऐसे। ठीक, अब समझिए, मान चलो कि एक ये जो है घंटा कांटा है और ये आपका मिनट कांटा है, और घड़ी क्या है, ऐसे बंद पड़ा है। तो ये जो है 24 घंटे में कितने बार सही समय दिखाएगा? 2 बार। क्यों? एक बार आपका दिन के समय दिखाएगा सही समय, और एक बार आपका रात के समय जो है सही समय दिखाएगा। यानी कि जो घड़ी बंद पड़ा हुआ है ना, वो घड़ी भी 24 घंटे में कितना बार सही समय बताएगी? 2 बार जो है सही समय बताएगी, है ना, क्योंकि 2 बार तो ये समय बजेगा ही। तो सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 बार। अगला क्वेश्चन देखिए, 180 केले कितने दर्जन के बराबर होंगे? अब देखिए भाई, हम ये निकालना है कि जो 180 केले हैं ना, ये कितने दर्जन के बराबर है। तो हमें पता है कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं? एक दर्जन में होते हैं 12 केले, है ना। तो हम क्या करेंगे, 12 से जो है ना 180 को कर देंगे भाग, तो हमें जो है कितने दर्जन केले होंगे वो निकल करके आ जाएंगे। चलो भाग करते हैं। 12 एकम 12, घटाएंगे 8 में घटाएंगे 2, कितना आएगा? 6 आएगा। 1 में घटाएंगे 1, 0 आएगा। इस 0 को यहाँ उतार देंगे। 12 पंचे होता है 60, तो 5 में आ गया 60, तो हमें क्या मिल गया? 15 दर्जन केले। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 दर्जन केले। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या है क्वेश्चन। यदि एक मजदूर को 300 रुपये मजदूरी दिया गया तो ऐसे 25 व्यक्तियों को कुल कितना मजदूरी दिया जाएगा? अब देखिए, एक व्यक्ति को कितना रुपये दे रहे हैं मजदूरी? 300 रुपये दे रहे हैं, तो 25 व्यक्ति को कितना देंगे? तो जब हमें एक व्यक्ति का मजदूरी पता है और हमें 25 का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे? 300 में 25 का गुणा कर देंगे, या तो फिर 25 गुणित 300 भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पास जो है ना 25 गुणित 300 करता हूँ। इससे क्या है, गुणा करने में आसानी होता है। कैसे आसानी होता है समझिए। यहाँ पास ऐसे है, 300 में क्या है, 2 जीरो लगे हैं, तो 2 जीरो को छोड़ दीजिए। इस 3 का गुणा ना इनके साथ कर दीजिए। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 3 पंचे 15 होती है, 15 का 5 आ जाएगा, 1 आपका हासिल आ जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, यह आया 75। अब देखिए, ये जो 2 जीरो बचा हुआ था, इन 2 जीरो को यहाँ पास ऐसे लिख देना है। तो कितना आ गया उत्तर? उत्तर आ गया 7500, यानी कि 7500। तो 25 व्यक्तियों को कुल कितना रुपए मजदूरी दिया जाएगा? तो 25 व्यक्तियों को जो है 7500 रुपये मजदूरी दिया जाएगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि CANOE के लिए सांकेतिक भाषा ये है तो म्यूजिक के लिए क्या होगा, है ना। तो जहाँ पास भी ऐसे सांकेतिक भाषा वाला प्रश्न आए और ऐसे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले ABCD लिख लेना है पूरे जेड तक। ठीक है, ABCD लिखने के बाद ना यहाँ पास जो लिखाया है इसको भी लिख लेना है। यहाँ पास थोड़ा दूर दूर में लिखना है, इसको थोड़ा सा दूर दूर में लिखना है ऐसे। ठीक है, और इसके नीचे में ये जो सांकेतिक भाषा में लिखाया इसको भी लिखना है, थोड़ा सा नीचे में लिखना है ऐसे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देख रहे हो, ऐसे जो है आपको लिख लेना है। ठीक है, अब ऐसे क्यों लिखवाया हूँ आपको बाद में बताऊँगा। ये जो म्यूजिक है इसको भी यहाँ पर थोड़ा दूर दूर में जो है लिख लीजिएगा ऐसे, इस तरह से। ठीक है, अब समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है, सारा खेल को आपको समझना पड़ेगा। यहीं पर देखिए, ये क्या है, सी है। ठीक है, अब सी में सी से आई कैसे बनेगा, मतलब कि जो सी है इसमें हम कितना जोड़ेंगे घटाएंगे तो आई बनेगा। तो देखिए, सी में अगर हम 1 2 3 4 5 6 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। यानी कि सी में हम 6 जोड़ेंगे तो आई आएगा। वैसे ए में कितने जोड़ने पर एफ आएगा, तो ये ए है। ए में हम देखते हैं 1 2 3 4 5, ए में जो है 5 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 5। अब देखिए, एन में कितना जोड़ने पर आर आएगा, तो यहाँ पास दिया है हमें एन। एन में हम जोड़ते हैं 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यहाँ जोड़ दिए 4। वैसे ओ में कितना जोड़ने पर 4 आएगा, तो यहाँ पर दिया है ओ के बाद देखिए 1 2 3 जोड़ने पर आएगा 4। वैसे ई से देखिए, ई से जी कैसे आएगा, तो ई में अगर हम 1 2 जोड़ेंगे तो आएगा जी। तो यहाँ पर देख रहे हो, ये पैटर्न हमें मिल गया है, मतलब कि ऐसे पैटर्न रखने पर जो है हमें ये सांकेतिक भाषा प्राप्त हो रहे हैं।
सी में जोड़ने पर 6 हमें आई मिलता है, ए में 5 जोड़ने पर एफ मिलेगा, एन में 4 जोड़ने पर आर मिलेगा, ओ में 3 जोड़ने पर आर मिलेगा और ई में 2 जोड़ने पर जी मिलेगा। अब हमें क्या करनी है, हमें जो है सेम यही पैटर्न इसमें भी लगाना है, यानी कि एम में जोड़ेंगे 6, यू में जोड़ेंगे 5, एस में जोड़ेंगे 4, आई में जोड़ेंगे 3 और सी में जोड़ेंगे 2। ठीक है, और इससे हमें जो भी वर्ड मिलेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो चलो भाई एम में जो है 6 जोड़ते हैं, यहाँ पास है एम में 6 जोड़ने पर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। एम में 6 जोड़ने पर आएगा एस, यहाँ लिख दिए एस। यू में जोड़ते हैं 5, ये है यू, तो 1 2 3 4 5, यू में 5 जोड़ने पर आ गया जेड। एस में जोड़ते हैं 4, ये है आपका एस। एस के बाद देखिए 1 2 3 4, तो हमें मिल गया डब्लू। आई में जोड़ते हैं 3, आई कहाँ पास है, यहाँ पास है आई, ये वाला आई। आई के बाद जे के एल, तो यहाँ आ जाएगा एल। सी में जोड़ेंगे 2, तो ये सी है। सी में 2 जोड़ने पर आएगा डी और ई, यहाँ आ जाएगा ई। तो हमें मिल गया एस जेड डब्ल्यू एल ई। सही उत्तर है एस जेड डब्ल्यू एल ई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये सांकेतिक भाषा वाले प्रश्न को हल करनी है। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न विकल्पों में बेजोड़ है। बेजोड़ का मतलब होती है जो अलग है उसको कहा जाता है बेजोड़, है ना। बेजोड़ समझ के कंफ्यूज मत होना, बेजोड़ मतलब कि अलग। देखिए कप है, गिलास है, जग है और थाली है, इन सब में अलग क्या होगा। तो देखिए कप से हम क्या करते हैं, पीने का काम करते हैं, चाय वगैरह को, कॉफ़ी वगैरह को पीते हैं। गिलास से क्या करते हैं, पानी को पीते हैं, दूध पीते हैं। जग से क्या करते हैं, जग में भी पानी वगैरह को रखते हैं, पीते हैं, है ना। जबकि थाली में क्या करते हैं, हम खाना खाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है खाना खाया जा रहा है, इन सब में पिया जा रहा है, तो अलग क्या होगा, थाली। तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, थाली। ठीक है, तो आपको ना ऐसे जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना कि इन सब में से अलग क्या चीज़ होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है। चलिए भाई इस प्रश्न को आप जो है पहले बना लीजिए, फिर जो है अपने उत्तर की जांच करना। तो चलो पहले बनाओ। देखिए मछली है, सांप है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है। अब समझिए मछली कहाँ रहती है, मछली जो है केवल और केवल पानी में रह सकती है ना। उसको ज़मीन में निकालेंगे तो क्या होगी, वो मर जाएगी। सांप को देखिए, सांप जो है कई सांप पानी में भी रह सकते हैं, है ना, और ज़मीन में भी रह सकते हैं। मतलब कि पानी में हमेशा नहीं रहेंगे लेकिन बहुत समय तक पानी में जो है रह सकते हैं। पानी वाले सांप भी होते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं सांप, है ना। वैसे जो मगरमच्छ होते हैं ये भी कुछ समय पानी में रहते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं। वैसे जो घड़ियाल होती है ये भी क्या है, आपका पानी में भी रहता है घड़ियाल और ज़मीन में भी रहता है घड़ियाल। तो देखो यहाँ पर जो 3 जानवर हैं आपके, सांप हैं, मगरमच्छ है और घड़ियाल हैं, ये तीनों क्या करते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं। मगरमच्छ भी पानी में भी रह सकता है, ज़मीन में भी रह सकता है, घड़ियाल भी सेम वैसी है। जबकि मछली जो है केवल पानी में ही रह सकता है, इसलिए मछली क्या होगा, इन तीनों में से, इन चारों में से भिन्न होगा। तो हमारा सही उत्तर आएगा मछली। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फिर से भाई यहाँ पर ऐसे बिंदु वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। और मैं आपको क्या बताया हूँ, जहाँ भी बिंदु वाला प्रश्न है तो आपको समझ जाना है कि पहला वाक्य और ये दूसरा वाक्य में क्या है, कुछ न कुछ संबंध है। ठीक उसी प्रकार का संबंध इस साइड में भी होगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में क्या संबंध है। तो देखिए जो कार होती है, कार वो किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है। यहाँ पर जो है चलने के लिए बताया गया है, कार किससे चलती है, पेट्रोल से। तो इसी बस किससे चलता है, बस जो है चलता है डीजल से। किससे चलता है, डीजल से, है ना। जो बस होती है ना उसमें डीजल का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, डीजल आएगा। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े गाड़ी होते हैं ना, बड़े बड़े गाड़ी वो सब डीजल से चलते हैं, क्योंकि जो बड़े गाड़ी होते हैं ना उसको ज़्यादा पावर की इंजन चाहिए और जो डीजल की इंजन होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। जो छोटे गाड़ी होते हैं जैसे कि आपका बाइक हो गया, ये चाहे छोटा गाड़ी है, ये छोटा गाड़ी किससे चलता है, पेट्रोल से चलता है, क्योंकि इसको जो है कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, वैसे जो छोटे छोटे कार होते हैं वो भी पेट्रोल से चलते हैं, जो बड़े बड़े कार होते हैं वो डीजल से भी चलते हैं। ठीक है, लेकिन जो छोटे कार होते हैं वो किससे चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं। आया बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यदि गाय के लिए बछड़ा तो भेड़ के लिए क्या, है ना, ये चीज़ हमें बताना है। देखिए यहाँ गाय और बछड़ा में क्या संबंध है,
वैसे ही संबंध जो है भेड़ के लिए होगा। तो देखिए गाय और बछड़ा में क्या संबंध है, जो गाय के बच्चे होते हैं उसको क्या कहा जाता है, गाय के बच्चे को कहते हैं बछड़ा, ठीक है। वैसे जो भेड़ के बच्चे होते हैं ना उसको क्या कहा जाता है, भेड़ के बच्चे को कहते हैं मेमना। क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं। भेड़िया मत मार देना जी, है ना, भेड़िया नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मेमना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी के अनुसार 2 घंटा 50 मिनट पहले क्या बजा होगा, ये हमें निकालना है। अभी देखिए अभी क्या बजा है, जो घंटा कांटा है वो है 6 में, जो मिनट कांटा है वो है 12 में, यानी कि अभी जो है एग्जैक्ट 6 बजा है। कितना बजा है, 6। जब 12 में होती है ना तो हम इसको 00 मानते हैं। अभी कितना बजा है, 6 बजा है। अब हमें ये पूछा है कि 2 घंटा 50 मिनट पहले क्या बजा है, हम क्या करेंगे, इसमें से 2 घंटा 50 मिनट को घटा देंगे। इस साइड वाला जो लिखा हूँ ये आपका मिनट वाला है, इस साइड वाला आपका घंटा वाला है, और घंटा में से घंटा घटती है, मिनट में से मिनट घटती है। तो देखिए जो मिनट है ना ये ऊपर में क्या है, 00 है, तो 00 में से 50 कैसे घटाएंगे, ये जो है नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, ये जो घंटा वाला है ना इस साइड से उधारी ले लेंगे, और जब इस साइड से उधारी लेंगे तो क्या होगा, ये जो है 1 घंटा उधारी देगा, और जब 1 घंटा जो है उधारी देगा तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसको जो है 60 मिनट ये उधारी दे देगा, ठीक है। जब इसको 60 मिनट ये उधारी देगा तो ये हो जाएगा आपका 60, और ये क्या होगा, 1 घंटा कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। अब 60 में से 50 घट सकती है तो घटा देते हैं। 0 में से घटाएंगे 0 तो आएगा 0, 6 में घटाएंगे 5 तो आएगा 1, ठीक है। वैसे 5 में घटाएंगे 3 तो कितना आएगा, 5 में घटाएंगे 2 तो आ जाएगा 3। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 3:10, यानी कि 2 घंटा 50 मिनट पहले क्या समय होगा, 3:10 होगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 3:10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 514 का अर्थ 1 है वैसे 565 का अर्थ क्या होगा। देखिए यहाँ पास दिया है 514 का अर्थ 1 है, तो ये कैसे आता है, एक समझिए, ये 5 है, ये 1 है और ये 4 है, इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 1 6, 6 और 4 ये हो गया 10 आया। इसमें 2 अंक है, इसको फिर जोड़ देंगे, और ऐसे ही ना तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि हमें 1 अंक की संख्या ना मिल जाए। तो जब 1 और 0 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, है ना। तो वैसे ही जो 565 है इसका मतलब क्या होगा, इसको जोड़ेंगे 5 + 6 + 5 तो कितना आएगा, 5 और 6 होती है 11, 11 और 5 होती है 16, तो 16 आ गया। इस 16 को फिर जोड़ेंगे 1 और 6, तो 1 और 6 कितना आएगा, 7। तो हमारा सही उत्तर क्या आएगा, 7 आएगा, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 7, ठीक है। तो जहाँ पर भी इस तरह का प्रश्न होगा ना तो आपको जो इसको ऐसे ही हल करना है, और ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे, श्योर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपका 1 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। अगला देखिए, उपरोक्त आकृति में किसका क्षेत्रफल कम है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्षेत्रफल क्या होती है। तो देखिए कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है, कोई भी आकृति है, वह जितना स्थान घेरती है ना उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो जो भी आकृति सबसे कम क्षेत्रफल घेरेगी, यानी कि जो भी आकृति सबसे छोटा होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे कम होगा। और जो भी आकृति जिसका क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा स्थान घेरेगा उसका क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें से सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा, जिसकी आकृति सबसे छोटी होगी वह जो है उसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा। तो देखिए इसमें जो है सबसे छोटी आकृति इसकी है, तो इसका क्षेत्रफल जो है सबसे कम होगा। तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आकृति है जिसमें 7 भुजा हैं। हमें जो है 7 भुजा वाली आकृति का पहचान करनी है। तो चलिए गिनते हैं कि 7 भुजा किसमें है। देखिए पहली आकृति में आपका 1 भुजा, ये 2 भुजा, ये वाला 3 भुजा, ये 4 भुजा, ये 5 भुजा, ये 6 भुजा और ये 7 भुजा। तो इसमें जो है 7 भुजा है पहले नंबर की आकृति में, तो ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आरेख पशुओं, गायों, कुत्ता में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है। तो हमें बताना है कि सबसे अच्छा संबंध जो है किस में बनेगा। देखिए जो गाय है और कुत्ता है ये दोनों क्या है, अलग अलग है ना, लेकिन दोनों के दोनों जो है पशु हैं, तो इसके लिए जो है इस तरह से वेनारेख बनेगा।
तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार शेर का संबंध हिरण से है, शेर का संबंध किससे है, हिरण से है, उसी प्रकार बिल्ली का संबंध किससे होगा। अब देखिए भाई, शेर और हिरण में क्या संबंध है, तो शेर और हिरण में ये संबंध है कि जो शेर है वो हिरण को खा जाता है। क्या करता है, खा जाता है। तो उसी प्रकार बिल्ली किसको खा जाता है, तो बिल्ली जो है इन चारों में से खाता है चूहा को। किसको खाता है, चूहा को खा जाता है। तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर कुत्ता को खाने जाएगा ना बिल्ली जो है, तो कुत्ता जो है बिल्ली को ही खा देगा, है ना, दौड़ा देगा बिल्ली, मतलब बिल्ली को जो है। वैसे गाय को खाने जाएगा, गाय जो है एक लात मारेगा, बिल्ली फेंका जाएगा, है ना। बिल्ली जो है किसको खा देता है, चूहा को जो है खा देता है पकड़ के। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का संबंध यदि लखनऊ से है, किससे है, उत्तर प्रदेश का संबंध यदि लखनऊ से है तो बिहार का संबंध किससे है। अब देखिए भाई, उत्तर प्रदेश और लखनऊ में क्या संबंध है, तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना, इसकी राजधानी जो है आपका लखनऊ है। क्या है, राजधानी जो है लखनऊ है। उसी प्रकार जो बिहार है इसकी राजधानी क्या होगा, बिहार की राजधानी होगा पटना। क्या होगी, पटना होगी। तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बा, पटना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम रीजनिंग के 50 प्रश्नों को हल करेंगे और ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। अब आगे जो है गणित के प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, 1 पैसा 1 रुपए का कितने प्रतिशत है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो 1 रुपये है ना, इसको पैसा में बदल लेते हैं। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा ना, तो आपको पहले वैसे ही करना है। 1 रुपये है तो 1 रुपये बराबर कितने पैसा होती हैं, 1 रुपये बराबर होती है 100 पैसा, है ना। अब हमें जो है ये निकालना है कि जो 1 पैसा है 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, 1 को रखेंगे ऊपर में और नीचे में क्या रखेंगे, जो 1 रुपये है इसको रखेंगे, लेकिन इसको जो है पैसा के रूप में रखेंगे। तो 1 रुपये बराबर कितना पैसा होती है, 100 पैसा। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 पैसा और इसको जो है 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। देखिए ऊपर में 100 है, नीचे में 100 है, तो क्या होंगे, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ क्या बन गया, 1। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 आएगा। यानी कि जो 1 पैसा है 1 रुपये का कितना प्रतिशत होगा, 1% होगा। तो सही उत्तर आएगा ए। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.2%, 2 को प्रतिशत में लिखिए। इसको क्या करना है, हमें प्रतिशत में लिखना है। तो देखिए जब इसको परसेंट में लिखेंगे ना, तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये जो दशमलव लिखाया है इसके नीचे में लिखते हैं 1 और इस दशमलव के आगे जितना भी संख्या है उतना लगा देंगे 0। तो ये हो जाएगा 2/100। ठीक है, अब ये 2/100 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में जो है बदलना है। तो जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। ये 2/100 क्या है, ये आपका भिन्न है। इस भिन्न को क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो इसको 100 से कर देंगे गुणा, और 100 से गुणा करेंगे तो नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। फिर वैसे ही होगा, 100 से 100 कट गया तो यहाँ गया 1, यहाँ भी आ गया 1 और 2 एकम 2 आ गया। यानी कि जो 0.02% है, मतलब 2 है, उसको प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, उसको प्रतिशत में लिखेंगे 2%। आया सबको समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 7:3 है। यदि उनका योग 630 है तो इसमें छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो जहाँ पास भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको कैसे हल करना है ये समझिए। यहाँ क्या दिया, हमें 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 7:3। तो हम क्या करते हैं, इसमें मान करके चलते हैं कि जो हमारा पहली संख्या है वो है 7x। जो भी अनुपात दिया है ना, तो इसका जो पहली संख्या होगा इसको इसमें x जोड़ करके आपको उसको पहली संख्या मान लेना है। तो पहली संख्या हो गया 7x। फिर जो दूसरे साइड में संख्या दिया हुआ है इसको दूसरी संख्या मानना है इसमें x जोड़ के, और दूसरी जो संख्या है उसको मान लेते हैं 3x। ठीक है, अब क्या बोला है, उनका योग। उनका योग मतलब कि इन दोनों संख्या को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 630 आएगा। तो इन दोनों संख्या को जोड़ देते हैं 7x + 3x, और जोड़ने पर कितना आएगा, इनका योग जो है 630 के बराबर है। यानी कि ये जो है 630 के बराबर है। समझ में। पहली संख्या को मान लिए 7x,
दूसरी को मान लिए 3x। 7x से क्यों माने, क्योंकि 7:3 में है, तो पहला को मान लिए 7x और दूसरा को मान लिए 3x। ठीक है, ऐसे करने के बाद क्या किए, जैसे प्रश्न में बोला है कि उनका योग जो है 630 है, तो इन दोनों का योग कर दिए। योग मतलब क्या होती है, जोड़ना, यानी कि इन दोनों को जो है जोड़ दिए। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 630 आएगा, ऐसे प्रश्न में दिया हुआ है, तो ऐसे कर दिए भाई। अब इसको जोड़ देते हैं, तो 10 और 3 कितना होगा, 7 और 3 कितना होगा, तो 7 और 3 होगा 10x। 7x से है और 3x से है, तो क्या हो जाएगा, 10x से हो जाएगा। जब भी ऐसे जोड़ते हैं ना, तो जो x से है ना, ये जो है नहीं जुड़ता, इसमें जो संख्या है इसको जो है जोड़ते हैं। तो 7 और 3 हो गया 10, और ये x का x उतार देते हैं। ठीक है, ऐसे, तो ये हो गया 10x। 10x से बराबर कितना, 630। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, और x का मान निकालने के लिए जो है 10 को इस साइड पे कर देंगे पक्षांतर। तो जब 10 को इस साइड पे करेंगे पक्षांतर, तो क्या होगा, 10 जो है नीचे में आ जाएगा, ऐसे बटे में आ जाएगा। और जब ऐसे बटे में आएगा, इसका मतलब होती है कि 630 बटे 10, मतलब कि 630 को 10 से भाग करना है। अब देखिए यहाँ पास 10 में क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 से 0 जो है कट जाता है। तो हमें जो है x का मान क्या मिल गया, हमें जो है x का मान मिल गया 63, यानी कि जो x से है उसका मान क्या है, 63 है। अब देखिए पहला संख्या क्या है, 7x से है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला संख्या जो है वो आपका 7x से है, तो जो x से है उसके जगह पे लिखेंगे 63। तो यहाँ हो जाएगा 7 × 63। ठीक है, इसको आप 63 × 7 भी ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए 7 तिया 21 की 1, हासिल आएगा 2, 7 छक्के 42, 42 और 2 होगा 44। तो ये कितना आ गया, 441 आ गया पहली संख्या। और जो हमारा दूसरी संख्या होगा वो कितनी है, 3x से है, यानी कि जो x की जगह पे हम रखेंगे 63, तो यहाँ हो जाएगा 63 × 3, तो कितना आएगा, 3 तियाई 9 और 3 छक्के 18, तो यह आ गया 189। तो हमें पूछा है इनमें से छोटी संख्या क्या है, तो देखिए पहली संख्या है 441 और दूसरी संख्या है 189, तो छोटी संख्या होगा 189। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 189। ठीक है, तो ऐसे जो है इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पास भी ऐसे प्रश्न हो कि कोई धन अपने धन का 2 गुना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा, इसको कैसे हल करना है समझिए। देखिए यहाँ पास क्या बोला है कि कोई धन जो है अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पास जो मूल धन है, मूल धन को मान लेना है 100। क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ये आपका माना है ना, रियल नहीं है, मान रहे हैं। मान लेते हैं कि मूलधन क्या है, 100 है। तो कोई धन जो है कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो जो 3 गुना होगा वो आपका मिश्र धन होगा। क्या होगा, मिश्र धन होगा। तो मिश्र धन कितना हो जाता है, 3 गुना। तो 100 का 3 गुना कितना होगा, 100 × 3, यानी कि 300 हो जाएगा। यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिनों में खोद सकें, तो 15 दिनों में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। अब देखिए यहाँ पास जो हमें व्यक्ति की संख्या दिया हुआ है ना, इसको हम मान लेते हैं m1। क्या मानते हैं, m1 बराबर मान लिए 12। m मतलब कि मेन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेन। तो यहाँ पास मैं m1 ले लिया। वैसे दिन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डे कहते हैं, तो इसको मैं d1 ले लेता हूँ। तो जब 12 व्यक्ति खोदते हैं तो 20 दिन लगाते हैं, है ना। वैसे ही 15 दिन में खोदने के लिए, यानी कि हमें दिन का मान दिया है d2 का मान दिया है 15, और कितने व्यक्ति चाहिए यानी कि m2 कितने चाहिए वो हमें निकालना है। तो हमें जो है यहाँ मिल गया। अब क्या करेंगे हम, इसके लिए एक फार्मूला होता है, d2 × m2 बराबर d1 × m1। ठीक है, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है हम इन सारे मानों को इसमें रख देंगे। जहाँ d2 है वहाँ पर रखेंगे 15, तो d2 के जगह पे रख दिए 15। m2 का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर जो है हम इसको m2 ही रहने देंगे। ये बराबर की जगह में बराबर, d1 के जगह में लिखेंगे 20, ये o नहीं है d है ना, इंटू m1 के जगह पे लिखेंगे 12। ठीक है, अब हमें m2 का मान चाहिए, तो 15 को इस साइड पे कर देंगे पक्षांतर। तो यहाँ से देखिए m2 बराबर 20 × 12, और ये क्या होगा, 15 जो है आपका नीचे में ऐसे आ जाएगा। अब देखिए
इसको हम कटा देते हैं। 5 से जो है इस 15 को कटाते हैं, तो 5 का पहाड़ा पड़िए 5 तिया 15, 3 बार में जो है 15 कट गया, मतलब कि 15 को 5 से करेंगे भाग तो 3 आ जाएगा। वैसे 5 से जो है इस 20 को काटेंगे। कैसे काटते हैं, ऊपर नीचे जो है ना समान संख्या से काटना चाहिए। अगर नीचे को 5 से काटे हैं तो ऊपर को भी 5 से ही काटेंगे, ठीक है। तो 5 से इस 15 को काटने पर आया 3, 5 तिया 15। वैसे 5 से जो है इस 20 को काटेंगे तो 5 चौका आएगा 20, 4 बार में आ जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 3 है, ये 3 जो है फिर कटेगा आपका, 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3 और 12 को भी 3 से काट देते हैं तो 3 चौके 12। तो आपका M2 का मान कितना आ गया, यहाँ से M2 का मान आ गया ये 4 × 4, ठीक है। ये 4 × 4 आया बटे 1, तो बटे 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो 4 × 4 कितना होगा 16, बटे 1 होगा, तो इसका मान भी जो है आपका 16 ही आएगा, ठीक है। तो जो M2 है उसकी संख्या कितनी आ गई, 16 आ गई। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 16 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भाप से चलने वाला जहाज 30 दिनों में 4650 किलोमीटर जाता है। जहाज की प्रतिदिन की औसत गति ज्ञात कीजिए। हमें जो है जहाज की जो प्रतिदिन की औसत गति है वो जो है ज्ञात करनी है भाई। अब देखिए जहाज क्या कहता है 30 दिन में इतना दूरी जाता है, ठीक है। तो हमें इसका औसत गति निकालना है, तो क्या करेंगे, चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। क्या होती है, दूरी बटे समय, ठीक है। अब ध्यान रखना जो समय होती है ना, हमें क्या निकालना है इसमें, जहाज के प्रतिदिन के हिसाब से जो है इसकी औसत गति निकालना है। तो क्या करेंगे, दूरी कितना है, दूरी है 4650 और समय कितना दिन है, समय है 30 दिन, क्योंकि हमें प्रतिदिन के हिसाब से निकालना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो जीरो है इस जीरो से ये जीरो जो है कट जाएगा, ठीक है। अब आ गया 465, तो 465 को जो है हम 3 से कर देंगे भाग करते हैं। 3 एकम 3 घटाएंगे, 4 में घटाएंगे 3 बचेगा 1, इस 6 को यहाँ उतारेंगे, 3 पंचे हो जाएगा 15, घटाएंगे 6 में घटाएंगे 5 आएगा 1, 1 में घटाएंगे 1 आएगा 0, इस 5 को यहाँ उतारेंगे, 3 पंचे 15, तो आ गया 155, ठीक है। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1 155। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार की चाल 45 किलोमीटर घंटा है, यदि उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगी। तो जब हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं ना, तो क्या करेंगे, ये जो 45 है इसके साथ में 5/18 का गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे 5/18 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो 18 है और 45 है ये दोनों जो है 9-9 के पहाड़ा में आते हैं, तो इसको हम 9-9 से जो है काट देते हैं। 9 से अगर 18 को काटेंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार में कितना आ गया, 18 आ गया 9 का पहाड़ा पढ़ने पर, तो 9 दूनी 18। वैसे 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 45 कितने बार में आएगा, 9 पंचे 45, 5 बार में आ जाएगा 45, तो यहाँ लिख दिए 45, ठीक है। अब यहाँ कितना है 5 × 5, यहाँ पास से 5 × 5 बटे में क्या है 2 है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और बटे में 2 है, तो 25 को जो है 2 से कर देंगे भाग, ठीक है। ऐसे बटे में रहता है ना, तो जो ऊपर की संख्या होती है उसको नीचे की संख्या से भाग करते हैं, इस तरह से भाग कर देते हैं। 2 एकम 2 घटाएंगे बचेगा 0, इस 5 को यहाँ उतार देंगे, 2 दूनी 4 घटाएंगे बचेगा 1, अब यहाँ लगा देंगे दशमलव। तो जब हम यहाँ पर दशमलव लगाते हैं तो क्या होती है, यहाँ पर जो है 1 0 बढ़ जाता है, 2 पंचे 10, 5 बार में आ गया 10, ठीक है। तो हमें उत्तर मिल गया 12.5। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1 12.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 सेंटीमीटर चौड़ी मेज का क्षेत्रफल 2800 वर्ग सेंटीमीटर है, मेज की सतह की लंबाई बताओ। अब देखिए 40 सेंटीमीटर चौड़ी मेज का क्षेत्रफल दिया है, तो जो मेज होगा वह आयताकार होगा, यानी कि हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, ठीक है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है, हमें 2800 दिया है, तो इसको जो है क्षेत्रफल के नीचे में लिखेंगे, यहाँ बराबर है तो बराबर करेंगे। लंबाई हमें निकालना है तो लंबाई की जगह पे लंबाई लिखेंगे, चौड़ाई की जगह पे 40 दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 40। अब इसको हल करते हैं, तो लंबाई निकालना है तो 40 को इस साइड पे कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ होगा 2800 बटे 40 हो जाएगा।
जब ये गुणा में होती है ना और इस साइड पे आती है तो ये बट्टे में आ जाती है। बराबर है, बराबर लिखेंगे, यहाँ लंबाई कर देंगे। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो जो है कट जाएगा। अब यहाँ 280/4 आया है तो 280 को जो है 4 से भाग कर देंगे। 280 को 4 से कर देते हैं भाग। देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 28 आ जाए तो 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, है ना। ये कट गया, यहाँ पर जीरो बचा हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं जीरो। ठीक है, तो कितना आ गया, 70 आ गया, यानी कि जो उसका लंबाई होगी वो कितना है, 70 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से जो है हम इसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज की परिमाप बताओ जिसकी भुजाओं की लंबाई दी गई है। एक त्रिभुज है, उसका परिमाप बताना है, इसकी 3 भुजा की लंबाई दी गई है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होती है, तीनों भुजाओं का योग जो है उसका परिमाप होती है। इसके तीनों भुजाओं को जो है जोड़ देंगे, तो जोड़ देते हैं 2 4 6 1 2 3, कितना आ गया 36। तो सही उत्तर आएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल वाले ने 25 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा 55 मिनट में तय की। उसी दूरी को मोटरसाइकिल वाले ने 1 घंटे 15 मिनट में तय किया। बताओ दूरी को तय करने में मोटरसाइकिल वाले ने साइकिल वाले से कितना कम समय लिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइकिल का जो समय लगा है ना, इसमें से जो मोटरसाइकिल का समय लगा है इसको घटा देंगे तो हमें जो है निकल करके आ जाएगा। तो ध्यान रखना, घंटा में घंटा को घटाते हैं और मिनट में मिनट को घटाते हैं। देखिए यहाँ पास है 3 घंटा 55 मिनट और 1 घंटा 15 मिनट, इसको जो है घटा देते हैं। 5 में घटाएंगे 5 आएगा 0, 5 में घटाएंगे 1 आएगा 4, 3 में घटाएंगे 1 आएगा 2, कितना आ गया 2 घंटा 40 मिनट। ये आपका घंटा है और ये आपका मिनट है। तो कितना 2 घंटा 40 मिनट जो है कम समय लगा गाड़ी वाले को। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 घंटा 40 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर फीते का मूल्य 1 रुपये 75 पैसे है तो 12 मीटर फीते का मूल्य ज्ञात करो। अब देखिए 1 मीटर जो फीते है उसका मूल्य कितना है, 1 रुपये 75 पैसे है। तो 12 मीटर फीते का मूल्य क्या होगा, जब हमें 1 मीटर का मूल्य दिया है और 12 मीटर का निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसका गुणा कर देंगे। तो 1.75 मीटर है, मतलब पैसे हैं, इसका गुणा करते हैं 12 से। देखिए 2 पंचे 10 की 0, हासिल आएगा 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15 की 5, हासिल आएगा 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3। ठीक है, अब एक क्रॉस कर देंगे, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1। अभी इन सबको जो है जोड़ देते हैं। ये 0, 5 और 5 10 की 0, हासिल आएगा 1, 7 और 3 10 और 1 11, 11 की 1, हासिल आएगा 1, 1 और 1 2। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, 2 अंक के बाद में दशमलव लगा है तो यहाँ भी 2 अंक के बाद में क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा 21 रुपये। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजेश ने दुकान से 2.250 लीटर फल्ली तेल, 3 लीटर सरसों तेल और 500 मिलीलीटर नारियल तेल खरीदा। राजेश ने कुल कितने लीटर तेल खरीदा। ठीक है, तो हमें जो है कुल कितना लीटर तेल खरीदा ये निकालना है। तो इन सबको जो है हम जोड़ देंगे। तो 2.250, यहाँ पर 3 लीटर दिया है तो ध्यान रखना 3 आपका दशमलव की इस साइड पे आएगा। यहाँ दिया 500 मिलीलीटर दिया है, किसमें दिया है, मिलीलीटर में। तो मिली देखिए समझिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पास है 2.250 लीटर, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो 2 है ये आपका लीटर है और ये जो 250 है ये आपका मिलीलीटर है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 2.250 लीटर। आया बात समझ में। तो जो भी दशमलव के इस साइड पे होती है ना ये आपका लीटर में होती है और जो दशमलव के इस साइड पे है ये आपका मिलीलीटर में होती है। आया बात समझ में। तो जब यहाँ पास हम 3 लीटर कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो 3 है ये आपका दशमलव के आगे आएगा। तो यहाँ पास हम यहाँ दशमलव लिख देते हैं और इस साइड पे 0 लगा देते हैं ताकि हमें जोड़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास है 500 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर क्या होती है, दशमलव के बाद की संख्या होती है। तो यहाँ पास लगाएंगे दशमलव और यहाँ लिखेंगे 500। क्यों, क्योंकि ये मिलीलीटर है। और यहाँ पास जो है लिख देते हैं 0 ताकि हमें जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। आया बात समझ में। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं। तो 0 0 0 5 0 0 ये 5 हो जाएगा, 2 और 5 ये होगा 7, दशमलव के नीचे आएगा दशमलव, 2 और 3 5,
तो यहाँ आ गया 5.75। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5.75। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 किलोग्राम मसाले लेकर 250 ग्राम वजन के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। हमें क्या करना है, 5 किलोग्राम मसाले को लेकर के 250 ग्राम वजन के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, ये जो है निकालना है। ठीक है, देखिए 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम को हम पहले जो है ग्राम में बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्राम में दिया हुआ है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होती है, 1 किलोग्राम बराबर होती है 1000 ग्राम। ठीक है, तो 5 किलोग्राम बराबर कितना होगा, तो 5 किलोग्राम बराबर होगा 1000 इंटू 5 कर देंगे। देखिए 1 0 0 1 0 0 सॉरी 5 0 0 5 0 0 5 0 0 और 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 5000 ग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो है 250 ग्राम वजन का पैकेट बनाना है, तो हम जो है ना इस 5000 को 250 से कर देंगे भाग। ठीक है, तो 5000 को क्या करेंगे, 250 से भाग करेंगे। भाग का मतलब होती है बटे। तो देखिए 0 से आपका 0 जो है कट जाएगा। अब क्या आ गया, 500 को जो है 25 से भाग करनी है, तो यहाँ पर जो है हम 25 से 500 को भाग कर देते हैं। देखिए 25 दूनी क्या होती है, 25 दूनी होती है 50। तो ये जो है कट गया, यहाँ बचा है 0, तो यहाँ भी जो है हम 0 उतार देते हैं। कितना आ गया, 20। तो सही उत्तर आएगा 20 पैकेट, यानी कि 250 ग्राम वजन के जो है हम 20 पैकेट बना सकते हैं। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 14.670 किलोग्राम में से 7.925 किलोग्राम घटाओ। इसको जो है हमें घटाना है, तो घटा देते हैं। 14.670 में से 7.925। अब समझिए यहाँ पास क्या है, जो दशमलव है ना उसके नीचे में दशमलव को लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, चाहे आप जोड़ो या घटाओ। ठीक है, घटाते हैं, 0 में घटाएंगे 5 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल, ये हो जाएगा 10, ये हासिल दिया है तो हो जाएगा 6। 10 में से घटाएंगे 5 तो कितना बचता है, 5 बचेगा। 6 में से घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 6 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से लेंगे हासिल, ये हो जाएगा 16, ये जो है एक हासिल दिया है तो ये हो जाएगा 3। 16 में घटाएंगे 9 तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। दशमलव के नीचे लिखेंगे दशमलव। ठीक है, 3 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 0। 13 में घटाएंगे 7 तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, तो हमें उत्तर मिल गया 6.745। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश के घर चने से भरे 5 डिब्बे हैं। यदि एक डिब्बे में 2.325 किलोग्राम चना रखा है तो बता उसके घर में कुल कितना चना रखा है। अब देखिए एक डिब्बे में जो है ना इतना किलोग्राम चना रखाया हुआ है, तो हमें जो है 5 डिब्बे का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा जो है 5 से कर देंगे। तो जब भी हमें एक का मान पता हो और एक से ज़्यादा का मान निकालना हो तो हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पास दिया है 2.325, इसका गुणा कर देंगे 5 से। लो हल करते हैं, 5 पंचे 25 की 5, हासिल आ जाएगा 2। 5 दूनी 10, 10 और 2 12 होगा, हासिल आएगा 1। 5 तिया 15, 15 और 1 होगा 16, 16 की 6, हासिल आ जाएगा 1। 5 दूनी 10, यहाँ लिख दिए 10। अब देखिए इसमें 3 अंक के बाद में क्या है, दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद में लगा देंगे दशमलव। तो आपका ये हो जाएगा 10.625 किलोग्राम। सॉरी एक चीज़ देखिए, ठीक है, 5 दूनी 10 और एक हासिल था तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, ऐसे। अब देखिए इसमें 3 संख्या के बाद में यहाँ पास लगा है दशमलव, तो यहाँ भी क्या होगा, 3 अंक के बाद में यहाँ पास लग जाएगा दशमलव। तो हमें उत्तर मिल गया 11.625। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 11.625 किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी कोण 90 अंश से कम हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जिसकी सभी कोण जो है 90 अंश से कम होती है उसको कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए आकृति में कौन सा कोण होगा, तो इसमें जो है यहाँ पास 90 अंश का कोण बन रहा है तो ये होगा समकोण। क्या होगा, समकोण होगा। अगला देखिए, रूपाली को प्रति माह 22.50 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है,
10 माह में उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए प्रति माह का मतलब क्या है, 1 माह में। प्रति माह का मतलब होती है 1 माह। 1 माह में जो है इतना रुपए मिलती है, तो 10 माह में कितने रुपए मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। जब भी हमें 1 माह का पता हो और 1 से अधिक का निकालना हो, हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देते हैं भाई, देखिए 1 का गुणा करेंगे 0 के साथ आएगा 0, 1 का गुणा करेंगे 5 के साथ आएगा 5, 1 का गुणा करेंगे 2 के साथ आएगा 2, 1 का गुणा करेंगे 2 के साथ आएगा 2, और ये 0 का 0 यहाँ उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पास क्या है, 2 अंक के बाद में दशमलव लगा है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद में लगा देंगे दशमलव। तो हमें कितना मिल गया, 225.00 मिल गया। दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको आप केवल 225 भी लिख सकते हो। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 225। अगला क्वेश्चन देखिए, राजू ने 2 पपीते तोड़े। एक पपीते का वजन 1/4 किलोग्राम, दूसरे पपीते का वजन 1/2 किलोग्राम था। बताओ दोनों पपीतों का कुल वजन कितना है। तो हमें कुल वजन निकालना है, तो हम इसको जो है जोड़ देंगे, 1/4 इसको जोड़ेंगे 1/2 के साथ। अब देखिए जो 4 है और 2 है, इन दोनों का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम निकाल लेते हैं 4 और 2 का। देखिए ये जो है किससे भाग जाएंगे, 2 से। 2 दूने 4, 4 को जो है 2 से भाग करने पर 2 आएगा, 2 को 2 से भाग करने पर 1 आएगा। फिर 2 से करेंगे भाग, 2 एकम 2, ये 1 का 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ होगा 2 × 2, 2 दूने कितना हो जाएगा 4, है ना। इन दोनों का जब गुणा करेंगे 2 का गुणा 2 से, तो आ जाएगा 4। तो हम बटे में लिख देते हैं 4। अब क्या होती है, ये जो 4 है ना, इस 4 को इस 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 को जब 4 से करेंगे भाग, तो 4 एकम 4 आएगा, कितना आएगा 1। इस 1 का गुणा करते हैं इसके ऊपर वाली संख्या के साथ, तो 1 एकम ये आ जाएगा 1, प्लस है लगाएंगे प्लस। अब इस 2 से इस 4 को करेंगे भाग, ठीक है। इस 2 से इस 4 को करेंगे भाग, तो देखिए 2 दूने 4, कितना आया 2 आया यहाँ पास। इस 2 का गुणा करेंगे इसके ऊपर वाली संख्या के साथ में, तो ये होगा 2 एकम 2। वैसे इसको जोड़ देते हैं, तो 2 और 1 होगा 3/4 है, तो ये हो गया 3/4। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3/4। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3/4 गुणित 1/5 बराबर कितना होगा। तो यहाँ देखिए 3/4 है, इसका गुणा करना है 1/5 से, कर देते हैं। 3 एकम 3 और 5 चौक 20, तो आ जाएगा 3/20। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 और 27 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए 9 है और 27, इसका महत्तम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इन 9 और 27 को ऐसी संख्या से भाग करनी है जो इन दोनों को भाग करे। तो इन दोनों को कौन सी संख्या भाग करेगी, तो है 3। 3 से जो है ये दोनों संख्या भाग हो जाएंगे। तो 3 से जब 9 को करेंगे भाग, तो कितना आएगा, 3 तिहाई 9, 3 आ जाएगा। और 3 से जब 27 को करेंगे भाग, तो कितना आएगा, 3 निया होती है 27। तो 27 को 3 से भाग करने पर आ जाएगा 9, यहाँ लिख देंगे 9। फिर इसको 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 9 जो है कितने बार में जाएगा, 3 निया, मतलब 3 तिहाई 9, 3 बार में जो है यह 9 चले जाएगा। अब देखिए यहाँ पास 1 और 3 आ गया। तो ऐसा कोई संख्या है जो इन दोनों को भाग करे, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है 1 के अलावा, है ना। तो 1 से 1 का तो कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पास कितना आ गया, 3 और 3 आ गया, इसका जो है आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 गुणित 3 करने पर कितना आएगा, तो 3 × 3 करने पर आएगा 3 तिहाई 9। यानी कि जो 9 है ये क्या है, 9 जो है आपका महत्तम समापवर्तक है। तो 9 और 27 का महत्तम समापवर्तक होगा 9। आया बात समझ में। तो ऐसे जो है हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 5 अलग अलग मैचों में क्रमशः 60, 75, 100, 25, 50 रन बनाए। बताओ खिलाड़ी ने प्रत्येक मैच में औसतन कितने रन बनाए। तो जहाँ पास भी आपको ऐसे औसतन निकालने बोलेगा या औसत निकालने बोलेगा, वहाँ पास आपको क्या करनी है, औसत का फार्मूला लगा देना है। औसत बराबर होती है योग बटे समय। ठीक है, योग किसका योग, आंकड़ों का योग होती है, आंकड़ों का संख्या, सॉरी समय लिख दिया हूँ मैं, संख्या होती है। औसत बराबर क्या होती है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखिए औसत बराबर क्या होती है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। तो ये जो योग है, पहले हम इन सब का योग कर लेते हैं। आंकड़े कौन है, जो नंबर दिए गए हैं ना, ये संख्या, इसी को जो है आंकड़े कहा जाते हैं। तो सबको हम जोड़ लेते हैं। पहले 60 है, 75 है, 100 है,
25 है और 50 है, इन सबको जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 का 0, हासिल आएगा 1। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 का 1, हासिल आएगा 2, 2 और 1 3। ये आ गया 310 जिसका योग था। तो आंकड़ों का योग आ गया है 310। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 5। यहाँ लिख देते हैं 5। तो 310 को जो है 5 से कर देते हैं भाग। देखिए 5 छक्के होता है 30, घटाएंगे, यहाँ आएगा 1, 3 में 3 घटाएंगे आएगा 0, इस 0 को यहाँ उतार देंगे, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 62 आ गया। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 62। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 रुपये में 3 कलम खरीद सकते हैं, तो 15 कलम खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? अब देखिए 15 रुपये में कितना खरीद सकते हैं? 3, ठीक है। तो जब हमें 3 कलम का मूल्य जो है पता है, 3 कलम का मूल्य कितना दिया है? 15 रुपये, और हमें 1 का मूल्य निकालना है। हम क्या करेंगे? 15 को 3 से भाग कर देंगे। तो भाग कर देते हैं, 15 को 3 से भाग करने पर आएगा 3 पंचे 15, ठीक है। यानी कि 1 कलम का मूल्य कितना आ गया? 1 कलम का मूल्य आ गया 5 रुपये। जब हमें 1 कलम का मूल्य पता है 5 रुपये, हमें निकालना है 15 का, तो क्या करेंगे? 15 का गुणा कर देंगे 5 के साथ में। तो कितना आएगा? 5 पंचे 25 की 5, हासिल आएगा 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, तो आ जाएगा 75 रुपये। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी 75 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, दीपक ने 20.25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम शक्कर खरीदी। उसने 3 किलोग्राम शक्कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम शक्कर 21.30 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेची। उसे लाभ हुआ या हानि हुई, ये हमें बताना है। तो देखिए दीपक ने कितना शक्कर खरीदा? 20.25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम शक्कर खरीदा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो 20.25 रुपये है, इससे 5 किलोग्राम शक्कर खरीदा। तो कितने रुपए का शक्कर खरीदा भाई देख लीजिए। 5 पंचे 25 की 5, हासिल आएगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2, हासिल आएगा 1, 5 शून्यम 0, 0 और 1 1, 5 दूनी 10। 2 अंक के बाद में दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद में लगाएंगे दशमलव। तो इतना में क्या किया है? शक्कर को खरीदा है, ठीक है। यहाँ पास लिखता हूँ मैं खरीदा, ठीक है। ये हो गया खरीदने वाला। अब देखिए बेचने वाला क्या क्या है उसको देखिए। बेचने वाला, बेचना, कितना बेचा है? 3 किलोग्राम शक्कर को 20 रुपये के भाव से बेचा है, यानी कि 20 रुपये का 3 किलोग्राम शक्कर। कितना आएगा? 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6, ये आ गया 60 रुपये, इतना बेचा है। और दूसरा बेचा है 2 किलोग्राम शक्कर को 21.30 रुपये के भाव से, 21.30 रुपये के भाव से 2 किलोग्राम को बेचा है। तो कितना हो गया? 2 शून्यम 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, 2 अंक के बाद में दशमलव, तो यहाँ लगाएंगे 2 अंक के बाद में दशमलव। इतना को बेचा है। तो कुल कितना में बेचा है? पहले इसको जो है निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को जो है जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? देखिए 42.60 और 60 को जो है जोड़ देंगे। 60 के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 60 के बाद दशमलव लगा के 0 लिख देंगे। इसको जोड़ देते हैं। क्या है? बेचने वाला है ना। देखिए 0 0 0, 6 और 0 6, दशमलव के नीचे आएगा दशमलव, यहाँ 2 आ जाएगा, 6 और 4 10, तो यहाँ आ गया 102.60 रुपये। इतना में क्या किया है? बेचा है, ठीक है। इतना में जो है सब शक्कर को बेच दिया है, 5 किलो शक्कर को। और इतना में क्या किया था? खरीदा था। तो उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, ये करने के लिए क्या करेंगे हम? 101 को जो है इसमें से घटा देंगे। तो जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा? लाभ, क्योंकि इसको जो है ज़्यादा में बेचा है, तो जो भी आएगा वो हमारा लाभ होगा। इसको घटा देते हैं। 0 में घटाएंगे 5 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। 10 में घटाएंगे 5 तो आएगा 5, 5 में घटाएंगे 2 तो आएगा 3, दशमलव नीचे आएगा दशमलव, 2 में घटाएंगे 1 तो आएगा 1, इधर आ जाएगा 0। तो उसको जो है 1.35 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1.35 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन, संख्या 65,217 में अंक 2 के स्थानीय मान को 6 के जातीय मान का योगफल करने पर प्राप्त होगा। अब देखिए इस 2 का स्थानीय मान को क्या करना है? 6 के जातीय मान में जोड़ना है। तो जो 2 है इसका स्थानीय मान क्या होगा? 2 के लिए यहाँ लिख देंगे 2, और 2 के आगे कितनी संख्या है? 2, तो यहाँ लगा देंगे 2 0। तो ये जो है 2 का स्थानीय मान हो गया 200।
तो इसमें क्या करना है, क्षय के जातीय मान को जोड़ना है। तो क्षय का जातीय मान क्या होगा, जो क्षय का मान है उसी को ही उसका जातीय मान कहते हैं। तो क्षय का मान 6 होती है, इसको जो है जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 206 आएगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 206। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम गणित के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, अब देखिए हिंदी के प्रश्न। तो यहाँ पास क्या है, आपको गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश से संबंधित जो है फिर यहाँ पास प्रश्न दिया गया है। ओके, तो अगर एग्जाम में जो है आपके पास समय होता है तो आप जो है गद्यांश को एक बार पढ़ सकते हो, और अगर एग्जाम में आपके पास समय नहीं होता तो आप सीधे जो है इस प्रश्न को पढ़िए, इस प्रश्न को इस गद्यांश में खोजिए, और जहाँ पास ये प्रश्न आपको मिलेगा वहीं आसपास जो है आपके उत्तर मिलेंगे। तो मैं एक बार जो है गद्यांश को पूरा पढ़ देता हूँ, फिर इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, विश्व भर में अनेक किस्म की वनस्पतियाँ एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ को देखकर आश्चर्य होता है क्योंकि उनका स्वभाव सामान्य पेड़ पौधे से भिन्न प्रकार का होता है। इनमें से कुछ की जानकारी यहाँ दी जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में डगलस फर नामक विशाल वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों का तना इतना मोटा होता है कि यदि एक वृक्ष के तने को खोखला कर दिया जाए तो लगभग 15 बच्चे आसानी से उसमें बैठ सकते हैं। सड़क निर्माण करते समय यदि यह वृक्ष सड़क के बीच में आ जाता है तो इस वृक्ष को उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि इसके तने को बीच से खोखला करके सड़क बना ली जाती है। अफ्रीका के घने जंगलों में बच्चों के समान किलकारी मारकर हंसने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 15 से 20 फीट तक होती है। इनके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में दिन में रोने वाला वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसकी खोज एडिसन नामक व्यक्ति ने की थी। ब्राज़ील और पेरू देश के घने जंगलों में दूध देने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्ष के तने में छेद करके दूध निकाला जाता है। यह दूध गाय के दूध के समान मीठा और पौष्टिक होता है। इसी प्रकार इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तथा दक्षिण अमेरिका के चिली और पेरू देशों में वर्षा करने वाला वृक्ष पाए जाते हैं। दोपहर के समय जब सूर्य अपनी तीक्ष्ण किरणें बिखेरता है तब यह वृक्ष हवा के द्वारा वाष्प ग्रहण करता है। कुछ समय बाद यही वाष्प जल के रूप में बरसने लगती है। वर्षा करने वाले इस वृक्ष की ऊंचाई 50 फीट होती है। ठीक है, तो ये जो है गद्यांश था। अब देखिए प्रश्न क्या है, डगलस फर नामक वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को इस पैसेज में खोज करके देखना है। इसमें से कुछ हिस्सा जो है आपको इसमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पास मुझे मिल गया है डगलस फर नामक विशाल वृक्ष। ये कहाँ पास पाए जाते हैं, यहाँ लिखा पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो आएगा कैलिफोर्निया में। तो आपका सही उत्तर क्या है, कैलिफोर्निया। लेकिन इन चारों में से कैलिफोर्निया नहीं दिया है, तो इसके पहले देखिए क्या दिया है। इसका पहले दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया। तो सही उत्तर क्या आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऐसे जो है उत्तर खोजते हैं। दूसरा देखिए, दूध देने वाले वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दूध देने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ब्राज़ील और पेरू देश में। कहाँ, ब्राज़ील और पेरू में पाए जाते हैं। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्राज़ील और पेरू। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहण का विलोम शब्द होगा। अब देखिए जो विलोम शब्द वगैरह है ना, ये सब गद्यांश में आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। ग्रहण मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेने। जब हम लेते हैं ना किसी चीज़ को, उसी को ही ग्रहण कहते हैं। जैसे कि हम भोजन को खाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि भोजन को हम ले रहे हैं, है ना। तो ग्रहण मतलब होती है लेना। तो लेना का उल्टा क्या होगा, लेना का उल्टा होगा देना। ठीक है, तो ग्रहण का उल्टा होगा ना, वो होगा दाता। ठीक है, ग्रहण मतलब कि लेने वाला को कहते हैं ग्रहण और देने वाले को कहा जाता है दाता। ठीक है, अगर लेना होता लेना, तो लेना का उल्टा होता देना, लेकिन यहाँ पर ग्रहण शब्द है तो ग्रहण का उल्टा होगा दाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग 50 बच्चे किस वृक्ष के तने को खोखला करने पर बैठ सकते हैं। इसको भी देखिए वही खोज करके। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक वृक्ष के तने को खोखला कर दिया जाए तो लगभग 50 बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं। कौन से वृक्ष को, तो वृक्ष है डगलस फर। क्या है, डगलस फर। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डगलस फर। अगला देखिए, वर्षा कराने वाले वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है
कुछ समय बाद यही वाष्प के रूप में बरसने लगती है। वर्षा कराने वाले वृक्ष की ऊंचाई इतना होती है। तो ये जो वर्षा कराने वाले वृक्ष है ये कहाँ पाई जाती है? ये वृक्ष जो है ये देखिए यहाँ पर दिया है, वर्षा करने वाला वृक्ष पाया जाता है। कहाँ पाया जाती है? चिली और पेरू देश में, जो कि कहाँ है? जो कि आपका है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और दक्षिण अमेरिका के चिली और पेरू देश में। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन दिया हुआ है? हमें दिया है सुमात्रा द्वीप। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमात्रा द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है? देखिए जैसे कि रास्ता है, इस साइड से ऐसे रास्ता गया है, इस साइड से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, चारों ओर रास्ता गए हैं। तो इस प्रकार का जो रास्ता होती है इसको कहा जाता है चौराहा। ठीक है, क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। अगला देखिए, ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है, तो ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ होती है खबर फैलाना। क्या होती है? खबर फैलाना होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, निम्न में जातिवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी जाति को बताती है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए राम क्या होगा? राम जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जानवर, देखिए जो जानवर है ये क्या कर रही है? ये जो है जानवर की जाति को बता रही है कि जो है जानवर जाति की है। हम लोग क्या हैं? हम लोग जो है मानव जाति की हैं। तो मानव क्या है? हमारा जाति है। वैसी जानवर क्या है? जाति है। सही उत्तर क्या आएगा? बी, जानवर। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द का चयन करिए। देखिए इसमें से शुद्ध शब्द क्या है? इसमें से शुद्ध शब्द है मक्खी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। मक्खी को जो है ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पवित्र का विलोम क्या होगा? पवित्र का विलोम होगा इन चारों में से अपवित्र। क्या होगा? अपवित्र जो है सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संगवारी को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो संगवारी जो है ये छत्तीसगढ़ी शब्द है। संगवारी को हिंदी में कहते हैं साथी, यानी कि दोस्त। ठीक है, दोस्त को क्या कहते हैं? संगवारी कहते हैं। सही उत्तर आएगा बा, साथी। अगला देखिए, दुकाल को हिंदी में क्या कहते हैं? दुकाल का मतलब होती है अकाल। क्या कहा जाता है हिंदी में? अकाल कहा जाता है। अगला देखिए, बोइर क्या है? बोइर क्या होती है? बोइर जो है फल है। हिंदी में क्या कहते हैं बोइर को? बोइर को कहते हैं बेर, है ना। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एक फल है बोइर। अगला देखिए, अंडा कौन देते? अंडा कौन देता है भाई? तो सही आंसर आएगा अंडर कुकरी हा देते। कुकरी मतलब कि मुर्गी। ठीक है, कुकरी को जो है मुर्गी कहा जाता है। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कुकरी। और कुकुर मतलब कुत्ता होता है। ठीक है, अगला देखिए, छत्तीसगढ़ी खीर किसे कहा जाता है? सही उत्तर आएगा तस्मई। तस्मई जो है ये छत्तीसगढ़ी खीर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी के प्रश्न देखिए। यहाँ पास अंग्रेजी का जो है गद्यांश दिया हुआ है, फिर उससे संबंधित यहाँ पास नीचे में प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है मैं एक बार गद्यांश को आपको इसके हिंदी में क्या मतलब है वो बता देता हूँ, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, अलेक्जेंडर ऑन हिज वे बैक मीट अ संत। अलेक्जेंडर जो है सिकंदर को कहा जाता है। तो सिकंदर जो है एक रास्ते से आ रहा था और उसने जो है वहाँ पास एक संत से मिला। द संत वाज सिटिंग ऑन अ कोर्स ग्रास मैट एंड बास्किंग इन द सनशाइन। वो संत जो है ना घास के एक चटाई में जो है बैठा हुआ था और धूप सेक रहा था। अलेक्जेंडर स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। अलेक्जेंडर जो था सिकंदर वो उसके सामने खड़ा हो गया। होप्ड दैट द संत वुड पे रिस्पेक्ट टू हिम। और उम्मीद कर रहा था कि संत जो है उसकी इज्जत करेगा, उसकी सम्मान करेगा। बट ही डिड नॉट। लेकिन वह संत जो है कुछ नहीं किया। इंस्टेड ही सेड। इसके बाद जो था अलेक्जेंडर की सिकंदर उसने कहा कि प्लीज स्टैंड असाइड। सॉरी, इसके बाद वह संत ने कहा कि प्लीज स्टैंड असाइड, यानी कि किनारे में खड़े हो जाइए। लेट द सनशाइन कम टू मी। धूप को मेरे तक आने दीजिए। सिकंदर ने उससे गुस्सा में कहा, डू यू नो हु एम आई? क्या तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? संत ने रिप्लाई किया, नहीं मैं नहीं जानता। सिकंदर ने कहा, मैं महान राजा सिकंदर हूँ। तो जो संत था उसने कहा, तुम राजा हो? नहीं, तुम राजा नहीं हो। तो अलेक्जेंडर ने कहा, मैंने आधी दुनिया को जीत लिया है। तो इस पर संत ने कहा, राजा तुम्हारी तरह बेचैन होकर नहीं घूमा करते। जाओ और दिल से प्यार से लोगों के दिल को जीतो। जो सिकंदर था यह सुनने के बाद चुपचाप वहाँ से चला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है,
वाई डिड द सेंट आस्क अलेक्जेंडर टू स्टैंड असाइड, इसका मतलब है कि जो संत था उसने सिकंदर से क्यों कहा कि किनारे में खड़ा हो जाओ। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न है इसमें कहाँ पास दिया हुआ है, यहाँ ये प्रश्न जो है यहाँ पास दिया है स्टैंड असाइड, इतना जो है हमें यहाँ पास मिला हुआ है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, लेट द सनशाइन कम टू मी, लेकिन यहाँ पास जो है ये उत्तर नहीं दिया हुआ है। इसके जगह में यहाँ पास दिया हुआ है ही वॉज ब्लॉकिंग द सनशाइन, इसका मतलब है कि जो सिकंदर था वह धूप को आने से रोक रहा था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही वॉज ब्लॉकिंग द सनशाइन। ठीक है, इसीलिए जो है संत ने सिकंदर को किनारे खड़े होने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सिनोनिम्स ऑफ कॉन्कर, मतलब कि जो कॉन्कर है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा। ये जो सिनोनिम से होती है ना, इसका मतलब होती है समानार्थी। समानार्थी का मतलब क्या होती है, समान अर्थ वाला। ठीक है, तो कॉन्कर का मतलब होती है जीतना। ठीक है, तो जीतना का समानार्थी शब्द क्या होगा, यहाँ दिया है विन, विन मतलब होती है जीतना। दूसरे दिया है डिफेट, डिफेट मतलब होती है पराजय, क्या होती है, पराजय होती है। टेल मतलब होती है कहना, और बो मतलब होती है धनुष। ठीक है, तो जो जीतना है कॉन्कर, इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसका पर्यायवाची होगा विन, विन मतलब जीतना। अगला देखिए, विच वाट द एम्पेरर यूजली डू नॉट डू, यानी कि जो राजा होते हैं, सम्राट होते हैं, वो क्या नहीं करते। पहला है विजिटेशन, यानी कि संतों को देखना। दूसरा है रूल एंड एम्पायर, यानी कि साम्राज्य के लिए नियम बनाना। तीसरा है रोम रेस्टलेसली, इसका मतलब है बेचैन होकर घूमना। बो टू सेंट, इसका मतलब है संतों को नमन करना। तो सही उत्तर क्या है, जो सम्राट होते हैं वो क्या नहीं करते, वो जो है रोम रेस्टलेसली नहीं होते, यानी कि बेचैन होकर नहीं रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एन एम्पेरियर, मतलब कि इनमें से क्या चीज़ है जो राजा का वर्णन नहीं करता। ये प्रश्न भी आपके इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये अलग से पूछा गया है कि इसमें से क्या चीज़ है जो राजा का वर्णन नहीं करता। देखिए, पहला है अ रूलर, यानी कि नियम बनाने वाला, तो राजा जो है नियम बना सकता है, तो ये होगा गलत। अ किंग, यानी कि राजा, तो राजा ही रहेगा। एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब होती है कर्मचारी, मतलब कि जो काम करते हैं उसको कहा जाता है कर्मचारी, तो जो राजा है वह जो है एक कर्मचारी नहीं होगा। ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अक्वेंकर का मतलब होती है एक विजेता। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, राजा जो है, हम राजा को जो है एक कर्मचारी के रूप में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगला देखिए, हार्ट्स ऑफ द पीपल कैन बी ओन बाई, यानी कि लोगों का दिल जीता जा सकता है। लोगों का दिल हम कैसे जीत सकते हैं, तो यहाँ पास जो है दिया हुआ है कॉन्कर द हार्ट्स ऑफ द पीपल बाय लव, किससे जीत सकते हैं, लव से जो है जीत सकते हैं। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1 लव। दूसरा है पावर मतलब की ताकत, मनी मतलब की पैसा। चौथा है स्वॉर्ड मतलब की तलवार, तो हम लोगों का दिल को किससे जीत सकते हैं, प्यार से जीत सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट प्रोबेबल कंजंक्शन इन, यहाँ पर जो है हमें सही कंजंक्शन का चुनाव करना है। कंजंक्शन मतलब क्या होती है, जो दो शब्दों को जोड़ती है उस शब्द को कंजंक्शन कहा जाता है। तो ये सीता है और खाली स्थान गीता है, इसके बीच में इन चारों में से क्या आएगा, तो इन चारों में से आएगा एंड। एंड का मतलब होती है और। ठीक है, बिकॉज का मतलब होती है क्योंकि, और बट का मतलब होती है लेकिन। नेदर का मतलब होती है नहीं या तो। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आएगा, और आएगा। सीता एंड गीता, यानी कि सीता और गीता क्या कर रहे थे, मूवी देख रहे थे, ये इसका मतलब होगा। अगला देखिए, इंसर्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें जो है प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। देखिए, सी कम्स टू स्कूल खाली स्थान बाइकल, यानी कि वह स्कूल साइकिल से आती है, ऐसे जो है बोला गया है। तो जब भी हम किसी चीज़ का उपयोग जो है आने के लिए, जाने के लिए करते हैं ना, उसके पहले बाई का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर आएगा यहाँ पास बाई। किसका आएगा, बाई, यानी कि वह जो है स्कूल साइकिल से आती है। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल का मतलब होती है राष्ट्रीय और बर्ड का मतलब होती है पक्षी। ठीक है, तो इंडिया मतलब कि भारत, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड क्या है, पहला है पीकॉक। पीकॉक मतलब होती है मयूर या मोर। पैरट मतलब होती है तोता। क्राउ मतलब होती है कौवा। तो बताओ, और नॉन ऑफ वो मतलब होती है इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो हमारे देश का, हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सही उत्तर आएगा पीकॉक। पीकॉक मतलब कि मोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द बर्ड लिव इन। बर्ड का मतलब होती है चिड़िया और लिव का मतलब होती है रहना। तो चिड़िया कहाँ रहती है? रहती है या फिर रहना, इसका मतलब होती है रहना। चिड़िया कहाँ रहती है? तो चिड़िया रहती है घोंसला में, है ना। पहला ऑप्शन दिया स्काई मतलब कि आकाश में, दूसरा नेस्ट मतलब होती है घोंसला, तीसरा हाउस मतलब होती है घर, और वाटर मतलब होती है पानी। सही उत्तर क्या आएगा? नेस्ट। नेस्ट मतलब कि घोंसला। चिड़िया जो है घोंसला में रहती है। अगला देखिए, विच मंथ हैज ओनली 28 डेज, यानी कि किस महीने में केवल 28 दिन होते हैं? पहला है जनवरी, दूसरा है मई, तीसरा है फरवरी, चौथा मार्च। सही उत्तर आएगा फरवरी। फरवरी महीना में जो है केवल 28 दिन या तो 29 दिन होते हैं। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेजी के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में जो है बस इतना ही। इस चैनल पर एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।